सो जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं पावर का पूरा कॉन्सेप्ट। एक भी बारी में पूरा रिवीजन करा दूंगी आपको। ठीक है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो एलीट थ्योरी पढ़ेंगे जिसमें मॉस्का आ जाते हैं, रैबिट मिशेल और पेरेटो, ये सब। ठीक है, प्लूरिस्ट थ्योरी जिसको हम ग्रुप पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, उसमें रॉबर्ट डाल का कॉन्सेप्ट है और बाकी 2-3 ऑथर्स का कॉन्सेप्ट है। मार्क्सिस्ट व्यू जिसको हम क्लास पर्सपेक्टिव भी बोलते हैं, तो उसका पावर का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ग्राम्स्की ने पावर के बारे में क्या बोला है, हैना अरेंट ने क्या बोला है, नैन्सी बी मैकफियरसन का क्या कॉन्सेप्ट है पावर का, और मैक्स वेबर का। इसके अलावा और भी थिंकर्स हैं जो बीच बीच में आते रहेंगे, वो मैं आपको पढ़ाती रहूँगी। ज़्यादा मैंने नहीं लिखा, बस आपको एक ओवरव्यू दिया है। प्लस हम ये भी समझेंगे कि अथॉरिटी, पावर और लेजिटिमेसी में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तीनों एक दूसरे से कैसे अलग है और कैसे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, और यही सब सारी चीज़ें हम बीच बीच में जितने भी ऑथर्स, बुक्स एंड ऑथर्स आएंगे, ठीक है, उसको मैं आपको ट्रिक से भी याद कराती जाऊंगी ताकि आप भूलो नहीं। ठीक है, कंसेप्ट तो आपको समझना पड़ेगा, लेकिन जो फैक्ट्स हैं मैं कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि ट्रिक से याद करा दूँ। ठीक है, सो ये आपकी प्रिपरेशन में 2024 की प्रिपरेशन में बहुत काम आने वाला है। प्लस ये पूरा का जो कंटेंट है वो मैंने ओपी गावा से लिया है। ठीक है, प्लस इसके बाद हम एंड्रू हेविड भी करेंगे, उससे भी हम जितना अच्छा कंटेंट हो सकता है, क्वालिटी कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, वो वहाँ से करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। और हम का जो कंसेप्ट है, हम ट्रेडिशनल थिंकर्स ने भी पावर का कंसेप्ट यूज़ किया है, जिसमें मैकियावेली है, हॉब्स है और रॉबर्ट नीश है। ठीक है, वेयर एज मॉडर्न थिंकर्स कौन कौन से हैं जो उन्होंने पावर का कंसेप्ट यूज़ किया है, तो मैक्स वेबर है, कैटलिन मरियम है। ठीक है, सॉरी कैटलिन अलग है और मरियम अलग है। ठीक है, ये दो अलग थिंकर्स है। देन लासवेल है, हेरोल्ड जे लासवेल। देन मॉर्टन कापलान है, वाटकिंस है, प्रिश्के है एंड मॉर्गनथॉ है, जो कि आयर के थिंकर हैं। ठीक है, तो ये सारे, इन सब लोगों ने ही पावर का कॉन्सेप्ट दिया है इन वन वे और द अदर। सो ट्रेडिशनल थिंकर्स आप याद रख लो, और मॉडर्न में कौन कौन से थिंकर्स आते हैं वो याद रख लो। ठीक है, ट्रेडिशनल के 3 याद रह गए, तो बाकी आप मॉडर्न में डाल सकते हो। सो यहाँ से अब हम स्टार्ट करते हैं कि जो मैं आपको पूरा नहीं पढ़ा रही, जो मेन पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स हैं, या जहाँ से कभी कोई कोट्स आया हुआ है हमारे PYQ में, या कभी जहाँ से हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन या फिर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, सिर्फ मैंने उतना हाईलाइट किया है और सिर्फ उतना ही पढ़ाऊंगी, ताकि लेक्चर ज़्यादा ऐसे 1-2 घंटे का लेक्चर ना हो, कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर कर लें। क्योंकि ये क्या है, एक रिविजन पार्ट है। रिविजन तो है, प्लस हम अच्छी ऑथेंटिक बुक से पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपके और एक्स्ट्रा फैक्ट्स कवर होंगे जो शायद आपको किसी और कोचिंग के नोट्स में ना मिले। तो यहाँ पे हेरोल्ड जे लासवेल और ए कापलान, ठीक है, इनकी जो बुक है वो है पावर इन सोसाइटी 1915। ठीक है, तो पावर इन सोसाइटी लासवेल एंड कापलान की है, ये याद रखना। इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आपके बुक्स एंड ऑथर्स के क्वेश्चन में आ सकता है, पावर एंड सोसाइटी। तो लासवेल एंड कापलान। तो सोसाइटी में एक बंदा तो होता नहीं है, एक से ज्यादा लोग होते हैं, ऐसे याद रख लो। तो एक से ज्यादा लोग होते हैं, मतलब ये 2 लोगों ने मिलकर लिखी है। ठीक है, एक कापलान है, इन्होंने प्लान किया कि हम पावर जो है सोसाइटी में लेकर आएंगे। कापलान ने क्या किया, प्लान किया, और प्लान किसके साथ मिलकर किया, लासवेल के साथ प्लान मिलाया उन्होंने कि चलो हम सोसाइटी में पावर लेकर आते हैं। तो ऐसा याद रख लो। प्लस इन्होंने इसमें बोला है पॉलिटिकल साइंस एज द स्टडी ऑफ द शेपिंग एंड शेयरिंग ऑफ पावर। ठीक है, तो पॉलिटिकल साइंस जो है, इसमें क्या है, इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे पावर को शेप किया जाता है, यानी कि शेप इन द सेंस कि पावर कैसे ओरिजिन में आती है। ठीक है, उसका क्या एवोल्यूशन प्रोसेस है। उसके अलावा कि उस पावर शेयरिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है किसमें, पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, देन मैक्स वेबर क्या बोलते हैं, मैक्स वेबर ने भी पावर का कॉन्सेप्ट दिया है, जो कि आपका ये कोट में आ सकता है कभी, कि ये कोट किसने दिया है, पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ दोज इन पावर। ठीक है, पूरा तो नहीं, यहाँ तक भी याद रख लोगे तो याद रहना चाहिए कि पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर किसने बोला है, मैक्स वेबर ने बोला है। और इसमें इन्होंने बोला है कि और पॉलिटिक्स इज द स्ट्रगल फॉर पावर और द इन्फ्लुएंसिंग ऑफ दोज इन पावर। या तो आप पावर के लिए स्ट्रगल करते हो, पॉलिटिक्स में क्या करते हो, या तो जैसे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, या जो लीडर्स हैं अलग अलग, वो पावर के लिए चाहिए स्ट्रगल करते हैं, उनको पावर चाहिए होती है। या फिर हम ऐसे लोग होते हैं, 2 तरीके के लोग होते हैं, एक ए जिनको पावर चाहिए होती है, बी वो जो पावर को, जो लोग पावर में हैं,
ठीक है, उनको कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो हमारे लिए काम करें, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से उनके सपोर्टर होते हैं। एंड एम्ब्रेसेस द स्ट्रगल बिटवीन स्टेट्स एज वेल एज बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स विद इन द स्टेट। और ये जो स्ट्रगल होती है वो स्टेट्स के बीच में भी होती है, दो स्टेट आपस में भी पावर स्ट्रगल कर सकते हैं, या फिर दो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स हो सकते हैं, एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, इन दोनों के बीच में भी पावर स्ट्रगल हो सकती है। अब G.E.G. कैटलिन जो है, इनकी जो बुक है सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स, ठीक है, उसका ये कोट है, मतलब वहां से ये कोट उठाया गया है। ऑल्दो G.E.G. कैटलिन ने भी अलग से अपना पावर का कॉन्सेप्ट दिया था, पर ये वाला जो कोट है ये मैक्स वेबर का है, ये याद रखना। लेकिन आपको पता है हमने साइट किया हुआ है, तो उस बुक में G.E.G. कैटलिन ने अपनी बुक सिस्टमैटिक पॉलिटिक्स में मैक्स वेबर का कोट यूज किया होगा, तो यहाँ पे वो इंटेक्स साइटेशन दे रखा है, नॉट अ बिग डील। माइकल कर्टिस जो है कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स लिखते हैं, तो माइकल कर्टिस का क्या है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो वो उनको क्या चाहिए, कर्टिस ही चाहिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट के लिए एंड पॉलिटिक्स के लिए। तो कर्ट से कंपैरेटिव, कर्ट कंपैरेटिव, ऐसे दो इसको याद रखो, कर्ट से कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो माइकल कर्टिस कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। तो देखो टिस है ना यहाँ पे, आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, कर टिस, ठीक है। तो टिस से पॉलिटिक्स और कर से कंपैरेटिव, टिस से पॉलिटिक्स, जो इसमें यहाँ पे पॉलिटिक्स आ रहा है इनकी नाम, बुक के नाम में, और कर से कंपैरेटिव, ठीक है। तो कर टिस, तो ऐसे करके कुछ आपके दिमाग में 2-3 बार बोलोगे तो याद रह जाएगा कि हाँ भाई, क्योंकि आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो 3-4 ऑप्शन होंगे, तो आपके दिमाग में जो सबसे, आपने अगर ट्रिक पढ़ी होगी तो कॉमन ट्रिक जो सबसे पहले दिमाग में आएगी वो ऐसे करके आपको याद आ सकती है। नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, मतलब सबको नहीं बोल रही, क्योंकि इतनी सारी बुक्स है, आप सबको भी हम ट्रिक से तो याद नहीं कर सकते, ट्रिक्स को याद करने के लिए भी फिर ट्रिक लग जाएगी, ऐसा करेंगे तो, है ना। तो इसलिए हम कोशिश करेंगे कि चीजों को रिवीजन से याद रखें, और जहाँ ट्रिक्स पॉसिबल है वहां ट्रिक से याद रखें। बर्ट्रैंड रसेल जो ये है हमारा PYQ, इसकी बुक बहुत बारी पूछी हुई है। एक सेकेंड, बर्ट्रैंड रसेल की है पावर अ न्यू सोशल एनालिसिस, और उन्होंने पावर में क्या बोला था, पावर एज द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स। तो ये वाला जो कोट है, ये भी एक मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें पूछा हुआ था कि पावर एज द प्रोडक्शन ऑफ इंटेंडेड इफेक्ट्स किसका कोट है, तो वो है बर्ट्रैंड रसेल का, ठीक है। और इनका कॉन्सेप्ट का, इनका नाम क्या है, बर्ट्रैंड का पावर अ न्यू सोशल एनालिसिस। तो बर्ट्रैंड से हम याद कर सकते हैं कि बार ट्रेंड, बर्ट्रैंड से क्या, बार ट्रेंड, या फिर बारटेंडर जो होते हैं, ठीक है। और जो बारटेंडर है वो, अब उन्होंने एक नया बार खोला है, तो मतलब न्यू बार खोला है, ठीक है। उन्होंने न्यू बार खोला है, तो उनको सोशल एनालिसिस करना है कि हमारे बार में कितने लोग आएंगे, कितने नहीं आएंगे। तो उनको सोशल, मतलब सोशल यानी कि अपने आसपास की जो सोसाइटी है उसको उन्होंने एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने नया बार खोला है, ठीक है। अब ये जो काम था न्यू सोशल एनालिसिस का, उसकी पावर थी, न्यू सोशल एनालिसिस की पावर किसको दे दी गई, बारटेंडर को दे दी गई। जो बारटेंडर है उसको हम पावर देते हैं कि वो हमारे नए बार के लिए सोशल एनालिसिस करके लाए। तो बर्ट्रैंड रसेल। आई होप आपको बैकग्राउंड में कुछ वॉइस नहीं आ रही होगी, अगर आ रही है तो सॉरी फॉर दैट। देन रॉबर्ट डॉल का है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1991। तो रॉबर्ट डॉल ने, ये भी PYQ है, इनकी बुक याद रखना, रॉबर्ट डॉल की मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस। ये मैंने आपको पिछले उसमें भी याद करवाई थी कि जो डाल है, या तो हम रॉबर्ट डाल बोलते हैं या फिर रॉबर्ट डॉल बोलते हैं, ठीक है। तो मैं डॉल बोलती हूँ। तो डॉल यानी कि हम डॉल, ठीक है, आपकी गुड़िया, ठीक है, वो आपने मॉडर्न गुड़िया ली है एक, ठीक है। क्या कर रहा है आपने, आपके पापा ने आपको मॉडर्न सी डॉल दिलवाई है, तो मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस, ठीक है। देन H.V. वाइसमैन की जो बुक है वो है पॉलिटिकल सिस्टम सम सोशियोलॉजिकल अप्रोच 1966। तो हमारा जो H.V. वाइसमैन है वो बहुत वाइज है, मतलब क्या, बहुत समझदार है, ठीक है। समझदार है तो वो क्या कर रहे हैं कि उन्होंने एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम ही स्टडी कर लिया। इतने वाइज थे कि उन्होंने पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम स्टडी कर लिया, और उसमें सिर्फ उन्होंने एक अप्रोच नहीं, बहुत सारे अप्रोच दिया। अब बहुत सारे के लिए मतलब इतने सारे भी नहीं, मतलब सब सोशोलॉजिकल अप्रोचेस दिए। तो एक वाइज मैन ही हो सकता है जो कि इतने सोशोलॉजिकल अप्रोचेस दे सके, क्योंकि जो एक बंदा होगा जो इतना वाइज नहीं होगा वो एक ही अप्रोच देता है, ठीक है। लेकिन जो 22 लोग होते हैं वो उन्होंने अलग अलग डायमेंशन से सोचते हैं और बहुत सारे अप्रोचेस देते हैं, ऐसा याद रखो। ये बहुत अजीब सी ट्रिक है, बट आई होप सो आपको याद रहेगा। H.V. वाइसमैन, पॉलिटिकल सिस्टम, सम सोशोलॉजिकल अप्रोचेस। स्टीफन एल वॉल्सबाय। तो स्टीफन एल वॉल्सबाय की जो बुक है पॉलिटिकल साइंस, द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन। तो स्टीफन एल वॉल्सबाय, पॉलिटिकल साइंस, द डिसिप्लिन एंड इट्स डायमेंशन। ये थोड़ा यूनिक बुक है क्योंकि इसमें डिसिप्लिन की बात हो रही है, उसके डायमेंशंस की बात हो रही है। तो इसके लिए मेरे को कोई ट्रिक तो ऐसी नहीं पड़ रही, पर आप इसको वॉज बाय डिसिप्लिन कि ही वॉज बाय डिसिप्लिन डूइंग हिज वर्क,
ऐसे करके कोई आपने स्टेटमेंट बना ली कि वो, तो आपको ऐसे आपको एक ग्रामेटिकल स्टेटमेंट याद रहेगा, ही वॉज बाय डिसिप्लिन, ठीक है, ही वॉज बाय डिसिप्लिन यूजिंग हिज वर्क और डूइंग हिज वर्क, ठीक है। तो ही वॉज बाय डिसिप्लिन आ जाएगा, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा वॉज बाय है और उसके बुक के नाम में डिसिप्लिन आ रहा है। अब हमारे पास पावर को समझने के लिए या अथॉरिटी और लेजिटिमेसी को समझने के लिए एक हमारे पास फॉर्मूला है जो आपको हमेशा याद रखना है, अथॉरिटी इज इक्वल टू पावर प्लस लेजिटिमेसी। अब एक एक करके इन वर्ड्स को समझते हैं। तो पहले हम बात करते हैं सबसे पहले लेजिटिमेसी की। तो लेजिटिमेसी क्या होता है, कोई एक ऐसा डिसीजन या फिर कोई ऐसा रूल जो कि मेंबर्स ऑफ सोसाइटी यानी कि हम, है ना, वहाँ के सिटीजन्स को सही लगे, ठीक है, कि मतलब उनको लगे कि जो ये डिसीजन लिया गया है या जो ये रूल बनाया गया है ये सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। मतलब कोई ऐसी चीज जो सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद हो और हमारे खुद के लिए भी फायदेमंद हो, प्लस हम उससे विलिंगली अवॉइड कर रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी से उस रूल को या उस डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं। और पावर में क्या होता है, पावर में भी डिसीजन लिया जाता है पर लोगों से, क्योंकि हमारे पास हम इतने पावरफुल होते हैं कि लोग हम ना चाहते हुए भी, हम नहीं चाहते उसको फॉलो करना, लेकिन फिर भी हम फॉलो करते हैं। अब आज की जनरेशन जो है बहुत वर्ड यूज करती है, लेजिट हो गया, है ना, लेजिटिमेसी वही से आया है। तो लेजिट यानी कि लीगल, अगर कोई भी लीगल काम है, ठीक है, तो आप उसको विलिंगली फॉलो कर रहे हो। और लेकिन अगर वही बंदा, वही सेम रूल, वही डिसीजन आपकी मर्जी के खिलाफ आपसे करवाया जाए तो हम उसको पावर बोलते हैं। मतलब पावर का थोड़ा सा नेगेटिव कॉनोटेशन बहुत बारी लोग देखते हैं। पर अथॉरिटी क्या होती है, अब जैसे हमारी स्टेट हैज अ अथॉरिटी, हम बहुत बार बोलते हैं, तो स्टेट के पास अथॉरिटी क्या है, मतलब कि स्टेट के पास पावर भी है रूल्स या डिसीजन लेने की, प्लस लेजिटिमेसी भी है कि लोग जो है अपनी मर्जी से माने। लेकिन अगर जो लोग अपनी मर्जी से नहीं मान रहे हैं तो उनको पनिशमेंट देके या कैसे ना कैसे करके उनसे मनवाया जाए। तो वो पावर और लेजिटिमेसी जब दोनों मिल जाते हैं तो वो क्या बनती है, अथॉरिटी, ठीक है। अथॉरिटी कैसे बनती है, अब आपको मैंने पावर समझाया और लेजिटिमेसी समझाया, ठीक है। बस पावर क्या है, कैपेसिटी टू गेट अ डिसीजन ओबेड बाय अदर्स अगेंस्ट देयर विल। अब बात करते हैं रॉबर्ट मैक्लेवर की। रॉबर्ट मैक्लेवर की जो बुक है द वेब ऑफ गवर्नमेंट, बहुत बारी PYQ में आई हुई है और मैंने आपको इसके लिए बहुत बारी ट्रिक भी बताई हुई है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं मत देखना पिछला वीडियो, मैं यही आपको बता देती हूँ, ठीक है। नहीं तो बोलेंगे मैम हर पिछली वीडियो में जाएंगे, तब तक तो हम फिर यहाँ का कॉन्सेप्ट रह जाएगा। तो मैक्लेवर के लिए आपको सबसे अच्छी ट्रिक हमेशा याद रहेगी। क्लेवर क्या होता है, चालाक, और एक जो चालाक बंदा है वो क्या कर रहा है, वो जाल बुन रहा है, ठीक है। अब इस जाल बुन रहा है, या फिर जो चालाक मकड़ी है, मकड़ी तो जाला बनती है ना, एक चालाक मकड़ी क्या बन रही है, जाल बन रही है। या फिर वैसे भी आता रहे तो मैक्लेवर से, आप क्लेवर से भी याद रख सकते हो कि जो हम ऐसे बोलते हैं ना, जैसे सीरियल वगैरह देखते हैं, ठीक है, तो ऐसे बोलते हैं कि ये तो षड्यंत्र रच रहा है, ये जो बहुत चालाक है वेब, तो हमारे लिए क्या बुन रही है, जाल बुन रही है हमारे लिए, जैसे वैम्प वगैरह के लिए यूज करते हैं। तो वैसा ही, तो इनके बुक का नाम क्या है, द वेब ऑफ गवर्नमेंट। और कोई बुक नहीं है जिसके बुक के नाम में वेब आता हो, इसलिए हम इससे बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हैं। और रॉबर्ट मैक्लेवर ने पावर का कॉन्सेप्ट क्या दिया है, तो इसका मतलब, क्योंकि ये जो इनकी थिंकर है ना, ये बहुत बार इनकी बुक आई हुई है, प्लस इससे एजर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैंने इनकी कोड भी हाईलाइट कर दिया कि पावर इज द कैपेसिटी इन एनी रिलेशनशिप टू कमांड द सर्विस और कंपाइलेंस ऑफ अदर्स, ठीक है। कि किसी भी रिलेशनशिप में जब आप दूसरे की बात मान रहे हो, ठीक है, आपके पास आप इतने कैपेबल हो, ठीक है, कि आप में इतनी क्षमता है कि आप दूसरों से अपनी बात मनवा सको, ठीक है, और लोग आपकी बात माने, आपको सर्व करें, तो वो क्या है, पावर है। सॉरी, आई हैव अ कोल्ड, तो मैं इतने धीरे बोलूँ। अच्छा, पावर का जो में फोर्स का भी यूज हो सकता है, ठीक है, बट सर्विस और कंपाइलेंस ऑफ अदर विल बेस्ट बी ऑब्टेन व्हेन दे रिगार्ड द कमांड एज राइट, गुड और बेनिफिशियल, ठीक है। तो पावर का एक पॉजिटिव अगर सेंस देखे, पावर का नेगेटिव सेंस देखे, तो हम पावर का इस्तेमाल करके लोगों से फोर्सफुली भी काम करवा सकते हैं, लेकिन सेम पावर का यूज करके हम उनको अपनी बात मनवा सकते हैं, लेकिन कैसे, उनका अच्छा करके, उनको सही बातें सिखा के, मतलब अवेयर करके राइट के बारे में, गुड के बारे में, और उनको बता के कि देखो आपके लिए कितनी चीज बेनिफिशियल है जो हम कर रहे हैं। देन यूज ऑफ फोर्स और कोएशन और सेक्शन में भी रिजॉर्टेड टू ओनली व्हेन लेजिटिमेसी फेल्स टू वर्क। तो जहाँ पे लेजिटिमेसी नहीं काम करती वहां पे हम क्या करते हैं, फोर्स का यूज करते हैं। जब तक लेजिटिमेसी काम कर रही है, मतलब लोग अपनी मर्जी से मान रहे हैं, तो ठीक है, नहीं मान रहे तो फोर्स। देन इफ वी थिंक ऑफ पावर, अब ये बहुत अच्छा कोड था, मुझे काफी अच्छा कोड लगा, तो मैंने इसको हाईलाइट करा हुआ है। पावर इज अ नेकेड स्वॉर्ड, अथॉरिटी में भी इनविसेज्ड एज अ स्वॉर्ड इन स्कैबर्ड। अच्छा, अब ये स्कैबर्ड क्या होता है आपको पता है, जो जिसके अंदर तलवार रखी जाती है,
जो उसका एक प्रोटेक्टर जैसा कुछ होता है, जो महाराजा अपने कमर के साइड में डाल के रखते थे, और फिर जब भी लड़ाई होती थी तो उस कैबार्ड में से और उस शेल्फ में से उस तलवार को एकदम से ऐसे निकालते थे, है ना। तो वैसा ही कुछ। तो क्या है अथॉरिटी, क्या है, एक स्कैबार्ड है, मतलब एक प्रोटेक्टिव कवर है उसके आसपास का। और जो हमारी मेन तलवार है, नेकेड स्वॉर्ड जिसको हम बोलते हैं, जो हम उस तलवार, जब उस स्कैबार्ड में से तलवार निकालेंगे तो वो हमारी क्या है, पावर। ठीक है, तो पावर किसके अंदर होती है, अथॉरिटी के अंदर होती है। बात करते हैं मैक्स वेबर की। सॉरी, मैक्स वेबर जो है वो 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं। ट्रेडिशनल अथॉरिटी जिसको बोलते हैं हेरिडिटरी और डायनेस्टिक रूल। अब इसका एक टेबल भी है, वो बताती हूँ आपको। देन कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जैसे कि हिटलर की थी। ठीक है, तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी मतलब जो आपके ट्रेडिशंस के टाइम से चलती आ रही है, कि आपकी हेरिडिटरी है। ठीक है, पहले इसने राज किया, फिर उसके बाद और दूसरा राज करेगा, जो आपकी डायनेस्टी में चलता आ रहा है, तो वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है। ठीक है, जिसमें नेपोटिज्म का भी रोल आ सकता है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी जैसे हिटलर हो गया, या फिर आज का इंडिया के सेंस में हम देखें गांधी है, नेहरू है, ये सारी कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, जिनकी क्या होती है, एक एक्सेप्शनल पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है किसी भी पॉलिटिकल लीडर का, जो बहुत एक्सेप्शनल होता है। ठीक है, आज के टाइम में बोला जाता है मोदी जी की भी कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, कि उसका एक अलग ऑरा है, जैसे गांधी जी उनके लिए बोला जाता था, या हिटलर के लिए तो नेगेटिव सेंस में बोला जाता है। तो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। लीगल रैशनल अथॉरिटी में हमारा जो मेन आता है वो आते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स में भी कहाँ से लीगल रैशनल अब इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसके अंदर जो जिनके पास अथॉरिटी होती है लीगल रैशनल की, वो मेरिट बेस्ड पे आते हैं, एक प्रोसीजर के थ्रू सिलेक्ट होके आते हैं। ऐसे नहीं कि आपके पापा प्रिंस थे, ठीक है, तो उसका बेटा आगे चल, आपके पापा किंग थे, उसका बेटा चल के आगे चल के वो किंग बनेगा, फिर उसके बाद उसका बेटा बनेगा, तो वो हेरिडिटरी नहीं होती, पहली बात। दूसरा, कुछ लोग होते हैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, तो अपने लीडरशिप के थ्रू एक्सेप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। लेकिन लीडर रैशनल ऐसे लोग होते हैं जो एक प्रॉपर प्रोसीजर के थ्रू आते हैं, मेरिट बेस पे आते हैं, प्रमोशन के थ्रू आते हैं, इलेक्शन के थ्रू, रोटेशन या नॉमिनेशन के थ्रू आते हैं, और प्लस not from their personal characteristics of the individual holding in an office। ठीक है, तो पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हम कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में करते हैं, इसमें नहीं। तो इसके जो चीफ में है, इसमें आता है हमारे ब्यूरोक्रेट्स। ये मैक्स वेबर ने 3 अथॉरिटी दी थी, याद रखना। TCL, ठीक है, TCL अथॉरिटी दी थी। अब यहाँ पे मैंने इसका ये है चार्ट। ट्रेडिशनल में बेस्ड होते हैं, लॉन्ग इस्टेब्लिश ट्रेडिशन के ऊपर बेस्ड होती है, जिसको हम हेरिडिटरी रूल का एग्जाम्पल है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी बेस्ड होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी ऑफ द लीडर, जैसे रूल ऑफ अ पॉपुलर डिक्टेटर। देन लीगल रैशनल अथॉरिटी बेस्ड होती है ऑन द ऑफिस ऑफ द इंडिविजुअल ऑब्टेन थ्रू द प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर। ये मैंने आपको समझा दिया। और एग्जाम्पल रूल ऑफ ब्यूरोक्रेसी। तो ये तीनों अथॉरिटी आपको याद रखनी है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर। अच्छा, मैक्स वेबर के ऊपर मैंने एक अलग से पूरा का पूरा लेक्चर लिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक फिलोसफी ऑफ साइंस करके हमारा एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, उसके अंदर मैक्स वेबर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैंने इसमें अथॉरिटी भी समझाया और बाकी बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में बताई है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अब पावर जो होती है बहुत तरीके की होती है। एक पॉलिटिकल पावर आप सबको पता है, जिसमें पॉलिटिकल में सिर्फ फॉर्मल नहीं आएगा। पॉलिटिकल सोच के फॉर्मल मत सोचना, इनफॉर्मल ऑर्गन्स भी पॉलिटिकल पावर का पार्ट होती है। ठीक है, इसमें जो ऑथर हमको याद रखना है, एलन बॉल की मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। एलन बॉल का मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो आपके पास मॉडर्न सी क्या है, एक तो आपको मैंने बताया था मॉडर्न डॉल है, ठीक है, वो रॉबर्ट डाल की जो बुक थी वो थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बताया एलन बॉल मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट। तो आपके पापा है, आपको जो क्या कर सकते हो इसमें, आप याद कर सकते हो, इसको मैंने ट्रिक याद कराई है पिछले सेशन में काफी बार, तो वैसे आप याद कर सकते हो कि एलन बॉल जो है, ठीक है, अब बॉल रूम पार्टी होती है ना, ठीक है, बॉल रूम पार्टी, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े लीडर्स आते हैं। अभी ऐसी पार्टी छोटे मोटे लोग, नॉर्मल लोग तो कराते नहीं है बॉल रूम, है ना, बड़े बड़े पॉलिटिक्स और गवर्नमेंट के लोग करवाते हैं। ठीक है, ऐसा आप मान के चलो। तो वहाँ पे आपके मॉडर्न पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट ऐसे करके कुछ ट्रिक से या कहानी से याद रख लेना। कहानी इन द सेंस कि आपको एक दिमाग में एक बॉल रूम याद आना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे सब बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, पॉलिटिक्स के लोग हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं, ठीक है, उनकी बॉल रूम पार्टी चल रही है। तो ऐसे आपको ये याद रहेगा कि पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट से रिलेटेड है ये एलन बॉल की बुक। देन इसमें फॉर्मल ऑर्गन्स आते हैं। पॉलिटिकल पावर किसके पास होगी? लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव के पास, जुडिशरी के पास। ठीक है, ये आपको पता ही है। इनफॉर्मल ऑर्गन्स कौन से होंगी? जिनके पास पॉलिटिकल पावर होती है, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, पब्लिक ओपिनियन हो गए, पॉपुलर मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है, या इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? हमारे इनफॉर्मल ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये पॉलिटिकल
होती है, जो आपको इजी सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा नहीं पढ़ना इसमें और ना यहाँ से क्वेश्चन आने वाला है। बस मैं आपको 3 टाइप ऑफ पावर होती है वो बता रही। पॉलिटिकल हमने पढ़ लिया। इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक पावर का सीधा सा मतलब है पोजेशन ऑफ मटेरियल थिंग्स। और ये इकोनॉमिक पावर किसके पास हो सकती है? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स के पास, इंडस्ट्रियल टाइकून्स के पास, बिजनेस मैग्नेट्स के पास, मतलब जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके पास इकोनॉमिक पावर होती है। मतलब मीन्स ऑफ मटेरियल थिंग्स कौन सी? मटेरियल थिंग्स यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी चीजें, ठीक है। फिर हमारी आती है सबसे इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजिकल पावर। आइडियोलॉजिकल पावर जो है ये रूलिंग क्लास प्रमोट करते हैं, अपना जो सत्ता है उसको बनाए रखने के लिए जो रूलिंग क्लास है वो आइडियोलॉजिकल पावर का यूज करती है, अपनी एक ऐसी आइडियोलॉजी क्रिएट कर लेती है। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आप इसको रिलेट भी कर सकते हो कि आजकल सब जैसे लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी है, राइटिस्ट आइडियोलॉजी है, कुछ लोग न्यूट्रल रहते हैं, कुछ लोग राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है, सब अपनी अपनी आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं और अपनी एक आइडियोलॉजी वो स्थापित करते हैं जिससे कि वो पावर को मेंटेन कर सके। तो जैसे अब इसमें क्या है, पावर क्या है, आइडियोलॉजिकल पावर क्या है? बेसिकली अ सिस्टमैटिक सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एंड बिलीव्स यूज्ड टू जस्टिफाई एन एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड सोशल ऑर्डर। तो आपको एक बिलीफ सिस्टम सेटअप करना होता है, कुछ आर्ग्यूमेंट्स देखने होते हैं जिससे कि आप जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है, जो सोशल ऑर्डर चल रहा है अभी प्रेजेंट में, उसको आप जस्टिफाई कर पाते हो। कैसे? कि देखो हमने जो काम किया, हम अपने किसी न किसी को उसको बिलीफ के थ्रू, ठीक है, या अपने आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू उसको जस्टिफाई कर देते हैं। तो वो हमारी होती है आइडियोलॉजिकल पावर। व्हेन पीपल आर मेड टू बिलीव दैट अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ट सिस्टम, ठीक है, एंड दे विल नॉट बी इंक्लाइंड टू चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द रूलिंग क्लास। अब अगर दूसरी पावर का यूज करेंगे ना, हम इकोनॉमिक पावर का, पॉलिटिकल पावर का, तो चांसेस है कि रेवोल्यूशन हो। लेकिन जब हम आइडियोलॉजिकल पावर का यूज करते हैं, हम लोगों को उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज डाल देते हैं कि देखो जो हम कर रहे हैं वो सही है, तो लोग ना चाहते हुए भी, और उनको लगता है कि वो अपना कोई रीजन वगैरह अप्लाई नहीं करते, बस लोगों की बात मानने लग जाते हैं कि उनकी आइडियोलॉजी इतनी हद तक हमारे दिमाग पर हावी हो चुकी होती है, ठीक है। तो ऐसा इसलिए किया जाता है, आइडियोलॉजिकल पावर इसलिए मेंटेन की जाती है ताकि जो रूलिंग क्लास की जो अथॉरिटी है उसको लोग चैलेंज ना करें, ठीक है, उनके वो बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाए वो आइडियोलॉजी। तो जब कोई चीज हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट बन जाएगी तो हम उसको इजीली चैलेंज नहीं करेंगे। वेयरएज इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर को हम चैलेंज करते हैं। वेयरएज ऑल्सो आइडियोलॉजिकल पावर जो है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है। और उसके अलावा अब चलते हैं दूसरे पे, इल्यूजन ऑफ कंसेंट। तो इसमें हमारा आइडियोलॉजिकल पावर में एक इल्यूजन ऑफ कंसेंट क्रिएट होता है। हमें लगता तो है कि हम जो लोग हम बात मान रहे हैं वो अपनी मर्जी से मान रहे हैं, पर नहीं, बिलीव दैट दे आर बीइंग गवर्न विद देयर कंसेंट। हमें लगता है कि हम अपने कंसेंट के थ्रू बात मान रहे हैं, वाइल दे एक्चुअली कंटिन्यू टू बी गवर्न अकॉर्डिंग टू द डिजायर्स ऑफ डोमिनेंट क्लास। तो हम, लेकिन अभी भी जो हमको कौन चला रहा है, डोमिनेंट क्लास चला रही है, ठीक है। सो आपको समझ आ गया होगा, एक इल्यूजन क्रिएट हो जाता है हमारे दिमाग में कि हाँ भाई जो लोग हैं अपनी मर्जी से बात मान रहे हैं, पर उन्हें नहीं पता कि डोमिनेंट क्लास ने हमारे दिमाग पे इतना हद तक हिप्नोटाइज, जैसा वर्ड आप यूज कर सकते हो बेसिकली, अगर थोड़ा सा और अच्छे से समझना है तो, कि हम हिप्नोटाइज हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, पर अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते, वो कहीं ना कहीं हमारे बिलीफ सिस्टम का पार्ट हो चुका होता है, बेसिकली हमारा ब्रेन वॉश हो चुका होता है और हम ना चाहते हुए भी वो काम कर रहे होते हैं। मतलब हम चाहते हैं पर बेसिकली अगर देखा जाए रीजन अगर उसमें अप्लाई किया जाए तो हम नहीं भी चाहते। तो ये बात थोड़ा सा ट्रिकी है, पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। एंटोनियो ग्राम्स्की है इसमें मेन लीडर, जो कि आइडियोलॉजिकल पावर को मानते हैं। क्योंकि उन्होंने बोला था कि जो मार्क्सिस्ट थे, ठीक है, मार्क्सिस्ट में जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो इतने सालों तक अपना रूल बना के रख पाई, ठीक है। उनके खिलाफ वर्कर्स और प्रोलेटरिएट जो कि एक्सप्लॉइट हो रहे थे, उनको वर्कर्स और प्रोलेटरिएट को भी नहीं पता था कि हमारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, ठीक है। उनको कम वेजेस दी जा रही थी, तो वो क्यों इतने टाइम तक कैपिटलिस्ट क्लास वर्कर्स और प्रोलेटरिएट पे अपना डोमिनेंस स्थापित कर पाई? इसलिए नहीं कि वो इकोनॉमिकली वेल ऑफ थे या वो इकोनॉमिकली उनके पास ज्यादा पावर थी, बल्कि इसलिए कि कैपिटलिस्ट ने अपना एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर चुके थे कि जहाँ पे वो अपनी आइडियोलॉजी को वर्कर प्रोलेटरिएट्स पे थोप चुके थे कि देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, वर्कर्स को तो हमेशा कम ही मिलना चाहिए क्योंकि वो कम काम करते हैं, सारा दिमाग तो कैपिटलिस्ट के पास होता है। ऐसे ऐसे करके उन्होंने एक आइडियोलॉजी क्रिएट कर ली और हम मानने लग गए। जैसे कैसा होता है फेमिनिस्ट का अगर हम देखें तो मैन एंड वुमेन का, कि देखिए वुमेन अपने आप को खुद ही एक टाइम के बाद अबला नारी समझने लग जाती है क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी वैसे बनाई जाती है कि भाई तुम वीक हो, ये हो वो हो, तो वो ऑटोमेटिकली कंसेंट दे देती है उस चीज के लिए।
राइट। तो एंटोनियो ग्राम्स्की ने हेगेमनी का कॉन्सेप्ट दिया था, जिसमें उन्होंने आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन को एक्सप्लेन किया। आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन किसका? कैपिटलिस्ट क्लास का आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन। देन ग्राम्स्की क्या बोलते हैं? द स्पिरिचुअल एंड कल्चर सुप्रीमेसी ऑफ द रूलिंग क्लास इन द कैपिटलिस्ट स्टेट वाज अकम्प्लिश्ड थ्रू द मैनिपुलेशन ऑफ सिविल सोसाइटी। तो कैपिटलिस्ट जो थे, या जो कैपिटलिज्म था या कैपिटलिस्ट स्टेट था, उन्होंने अपनी कल्चरल सुप्रीमेसी और स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी बनाए रखी। कैसे? सिविल सोसाइटी को मैनिपुलेट करके। और सिविल सोसाइटी को उन्होंने मैनिपुलेट कैसे किया? अभी हम ये पूरा पढ़ेंगे, सिविल सोसाइटी क्या है, ये क्या है, एक टेबल आएगा उसमें बताऊंगी। पर्टिकुलरली थ्रू द मैकेनिज्म ऑफ सोशलाइजेशन। और इन्होंने सिविल सोसाइटी को कैसे मैनिपुलेट किया? सोशलाइजेशन के थ्रू मैनिपुलेट किया। सोशलाइजेशन क्या? प्रोसेस ऑफ बिकमिंग सोशलाइज्ड such as church, the school and the peer groups। ठीक है, इन्होंने चर्च का इस्तेमाल किया। चर्च, उनको पता था सारे लोग चर्च में जाते हैं, रिलीजन में मानते हैं, तो चर्च को ही एक ऐसी अथॉरिटी बना दिया जो उनका ब्रेन वॉश कर सके सिविल सोसाइटी में। ठीक है, स्कूल को, ठीक है, स्कूल में भी ऐसी ऐसी बातें सिखाई जाती थी, ऐसे चीजें पढ़ाई जाती थी कि उनको लगता था कि हाँ भाई कैपिटलिज्म बहुत अच्छा है। ठीक है, पीयर ग्रुप्स जो होते थे, उनके आसपास की फैमिली वगैरह, वो उनको खुद ऐसी बातें सिखाती थी कि हाँ भाई कैपिटलिज्म अच्छा है। ठीक है, तो उन्होंने अपने कल्चर के थ्रू और स्पिरिचुअल सुप्रीमेसी के थ्रू सिविल सोसाइटी को मैनिपुलेट किया और उनसे अपनी बात मनवा के रखी। इसी को हम बोलते हैं आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन। ठीक है, उसके अलावा रेवोल्यूशन इन द इकोनॉमिक स्फीयर वाज नॉट इनफ टू एंड द कैपिटलिस्ट डोमिनेशन। इसलिए जब वो ग्राम्स्की बोलते हैं कि कैपिटलिज्म को अगर खत्म करना है, जैसे मार्क्सिस्ट बोलते हैं ना कि अगर आप इकोनॉमिकली वर्कर्स वेल ऑफ हो जाए तो वो कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा, हमें इकोनॉमिकल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। तो वो बोलते हैं नहीं, हमें एक कल्चरल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। ठीक है, जहाँ पे अगर हमें कैपिटलिज्म को खत्म करना है, कैपिटलिस्ट डोमिनेशन को खत्म करना है, तो हमें कल्चरल रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। ठीक है, कल्चर स्फीयर में रेवोल्यूशन लाने की जरूरत है। अब बताए क्लास पर्सपेक्टिव की। क्लास पर्सपेक्टिव में आपको पता है मार्क्सिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आता है, जिसमें वो दो चीजों की बात करते हैं, हैव्स और हैव नॉट्स। और जिसमें वो बोलते हैं कि जो हैव्स है वो डोमिनेंट क्लास है और जो हैव नॉट्स है वो डिपेंडेंट क्लास है। ठीक है, तो ये हमारा पहला पर्सपेक्टिव है पावर का। ठीक है, मार्क्सिस्ट जो पावर का कॉन्सेप्ट देते हैं कि इनके पास पावर होती है और ये इसको डोमिनेट करते हैं। ठीक है, और ये सारी चीजें लिखी हुई है, या आपको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, राइट। तो हम ये नहीं पढ़ रहे मार्क्सिस्ट वाला ज्यादा। ठीक है, मार्क्सिस्ट में हम सिर्फ ग्राम्स्की का थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो मार्क्सिस्ट थ्योरी जो क्या कहती है, फोकस करती है ऑन चेंजेस इन द बेस। द सुपरस्ट्रक्चर वाज नॉट रिगार्डेड टू डिजर्व एन इंडिपेंडेंट एनालिसिस। तो आप ये बेस है जहाँ पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं, और ये सुपर स्ट्रक्चर है जहाँ पे फैमिली, चर्च, ये सब आता है। ठीक है, और अलग इंस्टीट्यूशंस आते हैं। तो वो बोलते हैं कि जो सुपर स्ट्रक्चर है ना, उसका कोई इंडिपेंडेंट बेस नहीं है अपना। ठीक है, वो उसकी खुद की कोई ऑटोनॉमी नहीं है, वो पूरी तरीके से किस पे डिपेंडेंट है? बेस पे डिपेंडेंट है। अगर बेस में चेंज आएगा तो सुपर स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, लेकिन अगर सुपर स्ट्रक्चर में कुछ चेंज आता है तो जरूरी नहीं है कि वो उसकी वजह से बेस में चेंज आए। मतलब इसका कोई अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। अगर बेस नहीं होगा तो सुपर स्ट्रक्चर भी नहीं होगा। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जो ग्राम्स्की है वो उसका उल्टा बोलते हैं। वो बोलते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है, कि जो तुम बोल रहे हो कि सुपर स्ट्रक्चर का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, तो बोलते हैं नहीं, सुपर स्ट्रक्चर जो है, अगर हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में देखें तो सुपर स्ट्रक्चर की कुछ सम डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी होती है। ठीक है, उसी को वो एनालाइज करते हैं कि सुपर स्ट्रक्चर भी ऑटोनॉमस है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कॉन्ट्रास्ट में कि मार्क्सिस्ट बोलते हैं कि ऑटोनॉमस नहीं है, कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है इसका, वेयरएज कुछ ऑटोनॉमी ग्राम्स्की सुपर स्ट्रक्चर को भी देते हैं। अब उसमें वो क्या एनालाइज करते हैं, तो वो दो लेवल ऑफ सुपर स्ट्रक्चर बताते हैं, पहला पॉलिटिकल सोसाइटी और दूसरा सिविल सोसाइटी। अब इसको हम टेबल से भी पढ़ेंगे, पहले बस हम ये पढ़ लेते हैं एक बार। पॉलिटिकल सोसाइटी और स्टेट क्या होता है? विच रिसोर्स टू द कोएशन यानी कि फोर्स टू मेंटेन इट्स डोमिनेशन। जब हम अपना डोमिनेशन, ठीक है, अपना सत्ता साबित करने के लिए, लोगों को डोमिनेट करने के लिए फोर्स का यूज करते हैं, तो हम क्या है? पॉलिटिकल सोसाइटी का पार्ट है। द होल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कम्स विद इट्स प्रीव्यू। द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद दिस पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ कोहेशन। ठीक है, तो ज्यादा नहीं, जो मैंने बताया बस वही बात लिखी हुई है, इसको कोहेशन बोलते हैं। फोर्स का यूज होता है पॉलिटिकल सोसाइटी में। सिविल सोसाइटी में क्या होता है? सिविल सोसाइटी में कंसेंट का यूज होता है। तो बस आपको इतनी सी बात याद रखनी है कि पॉलिटिक्स, अगर पॉलिटिकल सोसाइटी है तो कोएडिशन यानी कि फोर्स, और अगर सिविल सोसाइटी है तो यानी कि सी से सिविल, सी से कंसेंट, ऐसे याद रख लो। कंसेंट सिविल, सिविल कंसेंट, और कोएडिशन यानी कि फोर्स। वो या कोएडिशन को आपको पता है ना, तो PF याद कर लो। P से पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स में क्या यूज होता है? फोर्स यूज होता है। पॉलिटिक्स में फोर्स यूज होता है। सिविल सोसाइटी जो होती है, सिविलियंस होते हैं, वो कंसेंट देते हैं। ठीक है, सिटीजन्स का कंसेंट होता है टू मेंटेन इट्स डोमिनेशन। तो सिविल सोसाइटी में अगर हम अपनी सत्ता साबित करनी है तो
डोमिनेट करना है लोगों को, पावर स्टैब्लिश करके रखनी है, तो लोगों का कंसेंट लेना पड़ेगा। द पार्ट ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर इज क्लोजर टू द बेस। और ये जो सिविल सोसाइटी है वो बेस के बहुत क्लोज होती है, ठीक है। अभी मैं आपको टेबल में दिखा देती हूँ। देन द स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद दिस पार्ट आर कॉल्ड स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेशन, ठीक है। अब ये याद रखना कि स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन सिविल सोसाइटी में होता है, स्ट्रक्चर ऑफ कोहेरेशन पॉलिटिकल सोसाइटी में होता है। ग्राम्स्की पेज स्पेशल इंपॉर्टेंस टू दिस पार्ट ऑफ सुपर स्ट्रक्चर। तो अगर कभी पूछा जाए कि पॉलिटिकल सोसाइटी और सिविल सोसाइटी में से ग्राम्स्की ने किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है, तो ऑब्वियसली सिविल सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। देन ये कोट है जो ग्राम्स्की का पूछा जा सकता है कि ये कोट किसने दिया, तो ऑब्वियसली इस कोट में हेगेमनी आ रहा है, तो बस कीवर्ड आइडेंटिफाई करो और मतलब ये ग्राम्स्की का कोट होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। द पावर इज अपैरेंटली एक्सरसाइज्ड विद द कंसेंट ऑफ इट्स सब्जेक्ट इट इज कॉल्ड हेगेमनी। जब पावर को आप कंसेंट के थ्रू एक्सरसाइज करते हो, लोगों का कंसेंट लेकर आप उनके ऊपर अपना राज कर रहे हो, ठीक है। उन लोगों ने आपको कंसेंट दिया है कि हाँ आप हमको डोमिनेट कर सकते हो, आप हम पे रूल कर सकते हो, उसको हम हेगेमनी बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हेजेमनी है या हेगेमनी है, वैसे हेजेमनी भी बोलते हैं, तो जो हेजेमनी है वो एक क्या है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना। डोमिनेशन जो वर्ड है वो एक नेगेटिव कॉनोटेशन देता है, लेकिन जो हेजेमनी है वो एक पॉजिटिव कॉनोटेशन देता है कि हम अपना रूल हम जो है कंसेंट के साथ दे रहे हैं, तो वो एक हेजेमनी होती है। देन ग्राम्स्की का ये है बेस है, सुपर स्ट्रक्चर है। बेस जो है कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती हैं, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर पर ज्यादा फोकस करते हैं ग्राम्स्की और बोलते हैं सुपर स्ट्रक्चर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें लीगल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है लीगल स्ट्रक्चर है और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी है, क्या सुपर स्ट्रक्चर। इसमें हमारा रिलीजन है, मोरल्स है, सोशल प्रैक्टिसेस है। अब इसमें कुछ स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन होते हैं, एक सिविल सोसाइटी, एक पॉलिटिकल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी में हमारे आते हैं फैमिली, स्कूल, चर्च, ठीक है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेशन है, जो कि अपना कंसेंट देते हैं। पॉलिटिकल सोसाइटी में हमारा आता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ कोहेरेशन है। तो जब हम ग्राम्स्की पढ़ेंगे WPT में, तो उसको मैं आपको और डिटेल में बता दूंगी। अभी उन्होंने पावर में क्या बताया है वो पढ़ रहे हैं। देन ग्राम्स्की का एक और कोट, दैट ट्रू सोशलिज्म वुड ऑटोमेटिकली इमर्ज फ्रॉम द एशेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि ये सोचना फ्यूटाइल है, ठीक है, वेस्ट है। जो तुम ये सोच रहे हो ना कि कैपिटलिज्म खत्म हो जाएगा तो एक सोशलिज्म स्टैब्लिश हो जाएगा, ये एकदम तकियानुसी बात है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जो तुम्हारे ऊपर होप है कि कैपिटलिज्म का एशेस यानी कैपिटलिज्म का जब गिरावट हो जाएगी, खत्म हो जाएगा कैपिटलिज्म, तो ऑटोमेटिकली सोशलिज्म आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। देन ग्राम्स्की बोलते हैं, अपोज करते हैं एनी वे ऑफ टेरनी। तो ग्राम्स्की जो है बहुत अच्छे आदमी है, ऐसे याद रखो कि वो किसी भी तरीके की बुरी चीजों को इग्नोर कर रहे हैं कि टेरनी नहीं होनी चाहिए। वो सारे डेमोक्रेसी में मानते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन को डेमोक्रेटाइज करो, तो अच्छी बात है ना ये। देन अब आ जाते हैं एलीट थ्योरी पे। एलीट थ्योरी का जो टर्म है वो पेरेटो ने दिया था और इसका आइडिया बहुत पहले मॉस्का दे चुके थे, तो आइडिया मॉस्का ने दिया है और एलीट टर्म पेरेटो ने दिया है, याद रखना। एलीट थ्योरी में दो चीज बोला जाता है कि जो सोसाइटी है वो डिवाइडेड है डोमिनेंट ग्रुप्स और डिपेंडेंट ग्रुप्स, लेकिन जो क्लास थ्योरी है ना, क्लास थ्योरी बोलती थी कि डिवीजन हमने बनाया है, ठीक है, मतलब लोगों ने बनाया है कि वर्कर्स ये काम करेंगे, कैपिटलिस्ट ये होंगे, बुर्जुआजीज ये होंगे वगैरह। लेकिन एलीट थ्योरी बोलती थी कि नहीं, जो ये डिवीजन है ना बिटवीन डोमिनेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास, ये नेचुरल है, पूरी तरीके से नेचुरल नहीं है लेकिन समवट नेचुरल है, और ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी की वजह से नहीं इमर्ज हुआ। क्योंकि जो ये कैपिटलिज्म से हम थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं कि जो कैपिटलिज्म बोलते थे कि क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी इमर्ज हुई इसलिए फिर ये डिवीजन हुआ सोसाइटी में, तो एलाइट थ्योरी बोलती है नहीं, ऐसा नहीं था। तो अब ये जो टर्म एलीट है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, और ये जो वर्ड टर्म था विल्फ्रेडो पेरेटो ने दिया था, मैंने जैसे आपको बताया। और इनकी जो बुक है वो है द माइंड एंड द सोसाइटी। अब जो इस बुक का याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है पेरेटो। पेरेटो से सबसे पहला जानवर आपको याद क्या आएगा, बर्ड याद आएगी, पैरेट, ठीक है। अब पैरेट एक ऐसा जानवर है जिसके पास दिमाग होता है। दिमाग कैसे होता है, आपने सुना होगा रट्टू तोता, ठीक है। जो हम बोलते हैं तो हम कुछ टाइम तक अगर हम उसको बोलते रहे तो कुछ टाइम बाद पैरेट भी बोलने लग जाता है, ठीक है, पैरेट भी हमारी तरह बोलने लग जाता है। तो इसका मतलब एक लौता ऐसा जानवर जो बोल सकता है बर्ड, तो वो जिसके पास दिमाग होता है वो है पैरेट। उसके पास इतना क्या है, दिमाग है, तभी तो वो हमारी कॉपी कर रहा है, राइट। तो इसलिए मैंने तो इसको ऐसे याद रखा था इस कहानी से कि द माइंड एंड द सोसाइटी पेरेटो की है। तो ये जो टर्म एलीट है वो इंडिकेट करता है एक सुपीरियर सोशल ग्रुप को, ठीक है, एक ऐसा ग्रुप सोसाइटी में जो कि माइनॉरिटी ग्रुप होता है, ठीक है, जो मेजर डिसीजन लेता है। आपको ये अपनी इंडिया के साथ रिलेट करते चलो, माइनॉरिटी ग्रुप होता है, मतलब माइनॉरिटी यानी कि ऐसा नहीं कि सिख वगैरह, माइनॉरिटी यानी कि जो
क्वांटिटी में कम होते हैं, लेकिन ज़्यादातर उनके पास डिसीजन मेकिंग की पावर होती है। कम से कम लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा डिसीजन मेकिंग पावर होती है, जैसे अडानी, अंबानी, ये सब, ठीक है। और जो बाकी पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, एक पार्ट है ये इतने 10 लोग जिनके पास 90% वेल्थ है, और एक तरफ है बाकी के 90 लोग जिनके पास सिर्फ 10% वेल्थ है। ये हम एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। तो वो क्या है, जो बाकी 90 लोग हैं वो हमारे हैं मासेस, जिनके पास ये एबिलिटी नहीं होती। कौन सी एबिलिटी नहीं होती? मेजर डिसीजन लेने की एबिलिटी नहीं होती उनके पास, क्योंकि जो मासेस है, ऐसा बोला जाता है एलिट थ्योरी के अकॉर्डिंग कि मासेस के पास लैक ऑफ क्वालिटी है ऑफ लीडरशिप क्वालिटी नहीं होती, उनको डर होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से कतराते हैं, ठीक है। और वो हमेशा एलिट को फॉलो करना चाहते हैं, उनके साथ वो सेफ फील करते हैं। तो वो अपना कंसेंट के थ्रू ही वो मासेस जो है एलिट को पावर देती है कि उनके बिहाफ पे वो डिसीजन ले। जो मासेस है वो आपस में मिलके एक अपना लीडर चूज करती है, और उस लीडर को ये पावर देती है कि वो डिसीजन ले, और उसी को फॉलो करती है, क्योंकि वो खुद इतने कैपेबल नहीं है कि वो लीडर बन सके, या उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए होती। फिर पेरेटो ने गवर्निंग एलीट और नॉन गवर्निंग एलीट के बीच में डिस्टिंग्विश किया था अपनी बुक माइंड एंड द सोसाइटी में, कि गवर्निंग एलीट कौन से होते हैं? जो कि गवर्न कर रहे हैं, जिनके पास अभी पावर है, ठीक है। और नॉन गवर्निंग एलीट मतलब आप मान लो अपोजिशन, जो एक बारी जब इनका रूल खत्म हो जाएगा तो फिर ये दूसरे एलीट आ जाएंगे जो कि अपोजिशन वाले होंगे, और फिर ये रूल करेंगे। और जब ये नॉन अपोजिशन वाले रूल करेंगे तो फिर इनको ये क्या बन जाएंगे? गवर्निंग एलीट, ठीक है। और फिर जो गवर्निंग एलीट थे वो नॉन गवर्निंग बन जाएंगे, क्योंकि अब वो सत्ता से हट चुके हैं। तो यही था सिंपल सा। जैसे सरकार आती है, अभी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी क्या है? गवर्निंग एलीट है। और दूसरी तरफ मान लो कांग्रेस है, कांग्रेस क्या है? नॉन गवर्निंग एलीट है। जब कांग्रेस इलेक्शन जीतेगी तो वो गवर्निंग एलीट बन जाएगी, और जब बीजेपी हार जाएगी तो वो नॉन गवर्निंग एलीट बन जाएगी। और ऐसी ये साइकिल चलती रहेगी, कभी गवर्निंग नॉन गवर्निंग बनते हैं और कभी नॉन गवर्निंग गवर्निंग बनते हैं, लेकिन एलीट दोनों होते हैं, ये याद रखना, ठीक है। एलीट यानी कि जिनका एक सुपीरियर स्टेटस होता है सोसाइटी में, और जिनके पास मेजर डिसीजन मेकिंग की पावर होती है, ठीक है। लेकिन बस वो डिपेंड करता है, और ये मासेस का पार्ट नहीं होते, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, उनके पास लीडरशिप क्वालिटी भी होती है, बस टाइम कभी गलत चल रहा होता है तो उनको गवर्निंग में आने का मौका मिलता है, और कभी नहीं। तो इसी को हम सर्कुलेशन ऑफ एलीट बोलते हैं। जो मैंने आपको ये पूरा सर्कल बताया ना, कि पहले ये जीता तो ये बन गए, तो ये पूरा क्या सर्कल चलता है। तो इसी को उन्होंने क्या बोला? सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स। सर्कुलेशन ऑफ एलीट्स पेरेटो का कॉन्सेप्ट है, ये भी आप याद कर सकते हो एक पैरेट की स्टोरी से। एक मैंने पैरेट का आपने वीडियो देखा होगा, वो अपनी गर्दन घुमा रहा होता है गोल 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 गोल, ठीक है। वो बहुत तेज अपनी पैरेट अपनी गर्दन घुमाता है, तो उसको सर्कुलेशन करता है, ठीक है। तो सर्कुलेशन ऑफ एलीट ऐसे याद रख सकते हो। पेरेटो ने मैकेवली की तरह करेज और कनिंगनेस को क्वालिटीज ऑफ एलीट बताया, कि जो एलीट क्लास होते हैं, जिनके पास लीडर होता है, लीडरशिप होती है, ठीक है, उनके पास दो तरीके की क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। एक करेज, लॉयन की तरह वो करेजियस हो, ठीक है। जो कि लॉयन का काम क्या होता है? स्टेटस को मेंटेन करके रखना, जो जैसा है वैसा रहे, स्टेबल कंडीशंस रहे, ताकि अगर स्टेबल कंडीशन रहेगी, स्टेटस को रहेगा, तभी तो वो अपनी पावर को मेंटेन करके रख पाएंगे। दूसरा, एक जो लीडर होता है, एक एलीट क्लास जो होगी, जो गवर्न करेगी, वो कनिंग होनी चाहिए। कनिंग यानी कि कनिंग, उसमें बोला फॉक्सिस की तरह वो कनिंग होनी चाहिए। कनिंग इन द सेंस क्लेवर होना चाहिए। और कनिंग क्यों होनी चाहिए? ताकि वो अडेप्टिव हो, इनोवेटिव हो, कुछ भी नया चेंज आए तो उसको अडेप्ट कर सके, और इनोवेशन लाने की उनमें क्षमता होनी चाहिए। तो वो लॉयन भी हो और फॉक्स भी हो। लॉयन और फॉक्स का एग्जाम्पल मैकेवली ने भी दिया था, तो उसी से इंस्पायर होकर पेरेटो ने भी दिया था। फिर आते हैं गैंटोनियो मस्का। गैंटोनियो मस्का की जो फेमस वर्क है वो है द रूलिंग क्लास। अब मस्का से मुझे हमेशा याद आता है इसका मस्का मिकी माउस, है ना। एंड वो बोलते हैं एक तरफ रूलर्स होते हैं, एक तरफ रूल्ड होते हैं। तो आपकी उसको बुक का नाम आपको याद है ना, तो आपको ये भी याद रहेगा कि रूलिंग का मतलब क्या है? एक तरफ रूल्ड होंगे, रूल्ड यानी कि जिन पे रूल किया जा रहा होगा, यानी कि हम, यानी कि आप और मैं, जिन पे शासन किया जा रहा है। और रूलर्स यानी कि जो हम पे शासन कर रहे हैं, यानी कि हमारी सरकार। तो रूलिंग क्लास जो है वो, उनके पास वेल्थ होता है, पावर होता है, प्रेस्टीज होता है सोसाइटी में, ठीक है। अब मस्का की बुक याद रखना, द रूलिंग क्लास, कि मिकी माउस जो है वो, उसका एक खुद का किंगडम था ना मिकी माउस का, और वो रूलिंग क्लास रूल करता था वहाँ पे। तो वैसा मिकी माउस रूल कर रहा था रूलिंग क्लास। और जो दूसरे हैं, जो रूल्ड है वो माइनॉरिटी, जो रूलिंग क्लास है, जो उसमें रूलर्स है वो माइनॉरिटी में है, जिनके पास सारी पावर, इस सोसाइटी में सारी पावर वो एक्सरसाइज करते हैं। और जो रूलिंग क्लास है, ठीक है, एज अ वो क्या है? एक पॉलिटिकल क्लास है,
का किसकी बात कर रहे हैं रूलिंग क्लास में भी, कि रूलिंग क्लास एक पॉलिटिकल क्लास होती है जो कि बाकी दूसरे इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स के साथ उनके ग्रुप्स को, उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, उनके साथ इंटरैक्ट करती है। और स्पेशली वहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो ये सारा जो सिस्टम चल रहा है, जैसे हम सिस्टम बोलते हैं, तो ये सारा जो सिस्टम चल रहा है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर चल रहा है। तो याद रखना, द रूलिंग क्लास मॉस्का किसकी बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रूलिंग क्लास होती है। रूलिंग क्लास जो है पॉलिटिकल क्लास होती है और ये किसके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। रूलिंग क्लास टेंड्स टू इन्वोक मोरल एंड लीगल प्रिंसिपल्स। तो रूलिंग क्लास जो है वो उनके मोरल प्रिंसिपल्स और लीगल प्रिंसिपल्स दोनों को फॉलो करती है इन ऑर्डर टू विन द कंसेंट ऑफ द रूल्ड यानी कि जिस पे रूल किया जा रहा है, यानी कि हम। ठीक, तो आपको बस ये दो चीज याद रखना, दो वर्ड, मोरल एंड लीगल प्रिंसिपल्स का लीगल प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं कौन, रूलिंग क्लास। जो पेरेटो है वो बोलते हैं इंटेलिजेंस एंड टैलेंट। ठीक है, ये आउटस्टैंडिंग क्वालिटीज है एलीट की। ठीक है, पेरेटो और मॉस्का का यहाँ पे आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन देख लेते हैं। जो पेरेटो हमारा पैरेट था, वो बोलता है कि तो पैरेट जो है वो इंटेलिजेंट होता है, पैरेट के पास एक टैलेंट होता है, राइट, टैलेंट होता है बोलने का, इंटेलिजेंट होता है इसलिए तो उसके पास मैंने बताया था माइंड एंड सोसाइटी। वेयरएज जो मॉस्का है, मॉस्का बोलते हैं कि जो रूलिंग क्लास है वो उसके पास एक कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, इंटेलिजेंस और टैलेंट एलीट की क्वालिटीज पेरेटो ने बताई थी। मॉस्का ने रूलिंग क्लास की क्वालिटी बताई थी कि उनके पास कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मॉस्का जो है पेरेटो के मुकाबले ज्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वो किसकी बात करते हैं, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं। देन he believed that leadership could emerge at levels of including grassroots level है। ठीक है, grassroots level पे भी लीडरशिप हो सकती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ अपर लेवल पे ही लीडरशिप आ सकती है, ग्रासरूट लेवल पे भी लीडरशिप आ सकती है। ईच स्ट्राटम ऑफ सोसाइटी हैज द पोटेंशियल ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड ऑर्गेनाइजर फॉर इटसेल्फ। स्ट्राटम यानी कि स्ट्राटम एक सोसाइटी का मतलब एक हिस्सा, स्ट्राटा सुना होगा आपने जब आप पेपर 1 पढ़ते हो। स्ट्राटा मतलब एक ग्रुप बेसिकली। ठीक है, जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में अलग अलग ब्लॉक्स में बांट दिया आपने। ठीक है, ये सोसाइटी है पूरी, इसको अलग अलग स्ट्राटा में बांट दिया। में हर स्ट्राटा का एक अपना पोटेंशियल होता है कि वो अपने अंदर के लोगों में से एक अपना खुद का ऑर्गेनाइजर चुन सके एंड दे डिड नॉट लुक फॉर आउटसाइडर फॉर देयर गाइडेंस एंड कंट्रोल। यहाँ पे इसका मतलब है कि उनको किसी बाहर के लीडर की या बाहर के लोगों की जरूरत नहीं है अपने उनको गाइड करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए। द डोमिनेंस ऑफ द रूलिंग क्लास वाज एसेंशियल टू प्रोवाइड फॉर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड मेजॉरिटी। कि जो रूलिंग क्लास का जो डोमिनेंस है वो जरूरी है। क्यों जरूरी है? ताकि जो मेजॉरिटी लोग हैं, मासेस है, वो अनऑर्गेनाइज्ड है, उनको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करने के लिए, उनको एक अम्ब्रेला के अंडर लाने के लिए रूलिंग क्लास का होना जरूरी है। ठीक है, तो सोसाइटी में अगर इनइक्वालिटी है, एलीट है और नॉन एलीट है, तो वो सही है। अब सारे जो मासेस है, हम जो लोग हैं, वो सारे तो एलीट क्लास नहीं बन सकते ना। अब सारे एलीट क्लास बन जाएंगे तो रूल किस पे करेगा, कौन किस पे रूल करेगा, राइट। तो मॉस्को ऑल्सो held that the constant competition between the upper strata and the lower strata of society leads to the circulation of elites। तो पेरेटो तो बोलते थे कि सिर्फ एलिट्स के पास ही पावर होती है, गवर्निंग और नॉन गवर्निंग एलिट में ही पावर सर्कुलेट कर सकती है। लेकिन मॉस्का बोलते हैं कि नहीं, जो लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी है ना, जैसे कि मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, कल को मैं चाहूँ तो मैं भी आगे चल के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़के वहाँ पे उस एलीट स्ट्रक्चर में आ सकती हूँ। अभी मैं नॉन एलीट थी, लेकिन मैंने सारी पार्टीज वगैरह ज्वाइन करी, मैंने पूरा प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो किया एंड मैं कल को जाके MP MLA भी बन गई। तो मैं क्या हो गया, मैं डिसीजन मेकिंग में आ गई। तो वो सर्कुलेशन ऑफ एलीट ऐसे हो सकता है। तो अब सर्कुलेशन ऑफ एलीट पेरेटो का भी है, मॉस्का का भी है। लेकिन जो मॉस्का वाला सर्कुलेशन ऑफ एलीट है वो लोअर स्ट्राटा और अपर स्ट्राटा के बीच में है, पेरेटो वाला गवर्निंग एंड नॉन गवर्निंग एलीट के बीच में था। बस इतना याद रखना। दिस डिवीजन डज नॉट गिव राइज टू एनी इनजस्टिस इन सोसाइटी। तो इससे किसी तरीके का इनजस्टिस नहीं होता। मासेस नीड नॉट राइज इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द रूलिंग क्लास। रॉबर्ट मिशेल का है आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, वेरी वेरी फेमस। ठीक है, और इनकी जो बुक है वो है पॉलिटिकल पार्टीज, अ सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ऑलिगार्कियल टेंडेंसीज ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी। इतनी बड़ी का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ऑलिगार्की से आपको रॉबर्ट मिशेल याद आना चाहिए और ऑलिगार्कियल टेंडेंसीज। ठीक है, यहाँ पे आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की, जो रॉबर्ट है ना, रॉबर्ट आपने सुना ROBOT वाला रॉबर्ट, वो रॉबर्ट किसका बना हुआ है, आयरन का बना हुआ है, ऐसे याद रख लो। आयरन का बना हुआ है तो आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की याद रहेगा, ऑलिगार्की याद रहेगा तो इसकी बुक भी याद रहेगी। अब आयरन लॉ ऑफ ऑलिगार्की क्या कहता है कि हमेशा रूल ऑफ द फ्यू होता है। ठीक है, आप किसी भी कंट्री में चले जाओ,
आप कभी नहीं देखोगे कि 90% जनता रूल कर रही है और 10% लोगों पे वो शासन कर रही है। हमेशा 10% लोग ही ऐसे होंगे जो रूल करेंगे और बाकी 90% जो है उनके नीचे होंगे। ये तो सही बात है। तो ये आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, चाहे वो कोई भी रिजीम हो, ठीक है। क्योंकि जो ज़्यादातर जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो एपिथेटिक होते हैं, इंडोलेंट होते हैं, स्लेविश होते हैं, और उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो अपने आप को खुद को गवर्न कर सके। उनको कोई ना कोई चाहिए कि उनको कोई गवर्न करे, ठीक है। इसलिए वो अपने लीडर्स पे डिपेंडेंट होते हैं ताकि सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके। ट्रेड यूनियंस, पॉलिटिकल पार्टीज, ये सारे क्या होते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज होती है इनके पास, और इनके पास ही पावर होती है। सो एंड में हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो रॉबर्ट मिशेल का आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की है, और जो पेरेटो और मॉस्का ने जो सर्कुलेशन ऑफ एलिट्स का कॉन्सेप्ट दिया था, तो रॉबर्ट मिशेल ने सर्कुलेशन ऑफ एलिट का जो कॉन्सेप्ट था उसको रिप्लेस किया आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की के साथ कि there is no possibility of circulation of elites, instead there is a possibility of iron law of oligarchy always, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्स वेबर की। मैक्स वेबर जो है एलीट थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, इस थ्योरी से इंस्पायर्ड थे वो, और वो डेमोक्रेसी को रीडिफाइन करते हैं। वो जैसे कि हम डेमोक्रेसी को एज अ गवर्नमेंट बाय द पीपल मानते हैं, पर वो बोलते हैं कि नहीं, डेमोक्रेसी इज नॉट गवर्नमेंट बाय द पीपल, इनफैक्ट डेमोक्रेसी इज अ कॉम्पिटिशन फॉर पॉलिटिकल लीडरशिप। और वो अपना ऐसे लिखते हैं सोशलिज्म, ठीक है, जिसमें वो बोलते हैं कि रिलेटिव इंडिपेंडेंस होता है पॉलिटिकल पावर का, कि जैसे एक पॉलिटिकल पावर है और एक दूसरी पॉलिटिकल पावर है, तो आपस में कितनी रिलेटिवली कितनी इंडिपेंडेंट है। रिलेटिवली मतलब एक दूसरे के कॉन्टेक्स्ट में देखना कि इसके रिलेशन में ये इसके पास जो दूसरी पॉलिटिकल पावर है उसके पास कितनी पावर है, ठीक है, क्या ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट है या ये ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, वो देखना। देन सोशलिज्म जो है वो बोलते हैं मैक्स वेबर कि सोशलिज्म सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से ही आ सकता है, और जब सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आएगा तो किसकी डिक्टेटरशिप होगी, ऑफिशियल्स की, प्रोलेटरिएट की डिक्टेटरशिप नहीं होगी। जो कि मार्क्सिस्ट थ्योरी बोलती थी कि सोशलिज्म आएगा तो प्रोलेटरिएट्स जो है वो डिक्टेटर बन जाएंगे। वो बोलते थे मैक्स वेबर की डिक्टेटरशिप होगी ऑफिशियल्स की, ठीक है। एंड इनइक्वालिटी ऑफ पॉलिटिकल पावर इज नो वे डिमिनिश्ड और एलिमिनेटेड बाय एबोलिशन ऑफ क्लासेस। तो वो बोलते हैं कि जो ये मार्क्सिस्ट को लगता है ना कि क्लासलेस सोसाइटी आ जाएगी, क्लासेस खत्म हो जाएंगी, तो जो पॉलिटिकल पावर में जो इनइक्वालिटी है, ठीक है, कि किसी के पास ज़्यादा पॉलिटिकल पावर है, किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है, तो ये जो इनइक्वालिटी है वो खत्म हो जाएगी। तो मैक्स वेबर बोलते हैं ऐसा नहीं है, कि क्लासलेस सोसाइटी में ऐसा नहीं होगा। सारी पावर जो होगी तब भी, इवन क्लासलेस सोसाइटी में भी सारी पावर कुछ लोगों के पास ही होगी। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिकल पावर की इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी, पावर तो तब भी कुछ लोगों के पास ही होगी। और मैक्स वेबर सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वो बोलते हैं कि ओपन कंपटीशन होता है पॉलिटिकल लीडरशिप को लेकर। दूसरा, वो यही जो कंसेप्ट था मैक्स वेबर का, बाद में चल के जोसेफ स्कम्पीटर ने इस कंसेप्ट को डेवलप किया था, जिनकी जो बुक है मैंने आपको याद कराई थी, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी, ठीक है। ये बुक को बहुत बार पूछी जाती है तो याद रख लेना। देन सी राइट मिल्स की जो बुक है वो है पावर एलीट। ये भी एलीट थ्योरी के थिंकर है, और इन्होंने जो पावर एलीट टर्म की जगह कौन सा टर्म यूज किया था, द रूलिंग क्लास, नहीं सॉरी, इन्होंने तो जो सी राइट मिल्स थे उन्होंने रूलिंग क्लास टर्म की जगह पावर एलीट टर्म यूज किया था। इससे पहले मॉस्का वगैरह रूलिंग क्लास यूज कर रहे थे, या इवन मैक्स वेबर ने भी रूलिंग क्लास टर्म का यूज किया। उन्होंने रूलिंग क्लास का यूज ना करके द पावर एलीट का यूज किया, द पावर एलीट, ठीक है। तो ये राइट थे, ठीक है, ये सही थे। और जो मिल थी ना, जो सी राइट मिल्स की जो मिल थी वो पावर पे चलती थी। अब कोई भी मिल होती है वो पावर के ऊपर थी, वो पावर बनाती थी, ऐसा मान के चलो। तो पावर एलीट याद रह जाएगा उससे। देन वो बोलते हैं कि पावर किसके पास होती है, सी राइट मिल के पास। पावर एलीट कौन होते हैं, जिनके पास हाई स्टेटस होता है सोसाइटी में, ठीक है। वो जितने भी सोशल लाइफ के जितने भी स्पेयर्स हैं सब में उनके पास हाई स्टेटस होता है। एक इनर सर्कल ऑफ पावर होल्डर्स होता है मॉडर्न अमेरिकन सोसाइटी में, उनको हम पावर एलीट बोलते हैं। और 3 इंटरलॉकिंग ग्रुप्स बताए थे सी राइट मिल्स ने, 3 इंटरलॉकिंग ग्रुप्स बताए थे। पहला, एक कैप्टन्स ऑफ इंडस्ट्री, दूसरा मिलिट्री लीडर्स, और तीसरा प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस। ये 3 ग्रुप्स मिलके पावर एलीट्स बनाते हैं। तो कभी क्वेश्चन आए कि पावर एलीट, सी राइट मिल्स का जो पावर एलीट का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर कौन कौन से 3 लोग आते हैं, तो पावर एलीट 3 लोगों को बोलते थे, इंडस्ट्री लोगों को, मिलिट्री वाले लोगों को, और पॉलिटिशियंस को। IMP, ठीक है, ये तीनों पावर एलीट्स थे।
और ये बोलते थे कि ये जो तीनों है, ठीक है, ये तीनों मिलके पावर एलिट बनाते हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ इंडस्ट्री पावर एलिट है, ये तीनों मिलके पावर एलिट्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और ये आपस में कल्चरल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी शेयर करते हैं, ठीक है। वो कल्चरली और साइकोलॉजिकली भी मतलब एक ओरिजिन पे बिलोंग करते हैं। दूसरा, उनका सोशल ओरिजिन भी सेम होता है, ठीक है। तो इन तीनों जो लोग हैं आपस में, ये कल्चरली भी सेम है, साइकोलॉजिकली भी सेम है और इनका सोशल ओरिजिन भी सेम है, ठीक है। और इसलिए ये पावर एलिट के स्ट्रक्चर में आता है। तो तीनों में क्या कॉमन है? कल्चर, सोशल और साइकोलॉजिकल डायमेंशंस कॉमन है। देन मिल बोलते हैं पावर एलिट जो है, उनके पास पावर जो है वो सोशल डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए नहीं होती, ठीक है, क्योंकि वो सोशल डिमांड्स खुद क्रिएट कर सकते हैं। मतलब उनके पास इतनी पावर है कि वो सोशल डिमांड्स खुद क्रिएट कर सकते हैं, इसलिए उनके पास सोशल डिमांड्स को फुलफिल करने की पावर नहीं होती। दे ऑक्यूपाई द स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट विद इन सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। लेकिन पावर एलिट्स के पास क्या होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उनके पास स्ट्रैटेजिक कमांड पोस्ट होती है विद इन सोशल स्ट्रक्चर। ये एक सेल्फ कॉन्शियस क्लास होती है जो एक दूसरे को हेल्प करती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है इनकी आपस में, इन तीनों की, ठीक है। ये जो तीन मैंने बताया, इन तीनों की आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, सेल्फ कॉन्शियस क्लास होती है, टॉलरेंस होता है, कॉपरेशन होता है, ठीक है। और ये हाई मोरल कैरेक्टर्स के होते हैं। इंडस्ट्री के कैप्टन्स, मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिशियन ये मोरली अच्छे होते हैं, और लेकिन बट दे आर स्कार्सली सेंसिटिव टू देयर मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन वो कहीं ना कहीं हाई मोरल करेक्टर उनका तब तक ही होता है जब तक वो सोसाइटी को कमांड कर रहे हैं। लेकिन वैसे देखें तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में बहुत रेयर केस ऐसा होता है कि वो मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। जब तक उनके पास पावर है तब तक वो रहेंगे, दिखावा करेंगे हाई मोरल करेक्टर का, नहीं तो नहीं। देन जेंडर पर्सपेक्टिव। जेंडर पर्सपेक्टिव आपको पता है फेमिनिज्म से रिलेटेड, मैन एंड वुमेन जो है डोमिनेंट है, डिपेंडेंट ग्रुप्स है, और हमें वुमेन, अब यहाँ पे पावर किसके पास है? मैन के पास पावर है, वो वुमेन को डोमिनेट कर रहा है। फ्रेडरिक एंजल्स है ओरिजिन्स ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये बुक इनकी याद रख लेना। मैं ग्रुप पर्सपेक्टिव पे आ जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरलिस्ट थ्योरी। प्लूरलिस्ट थ्योरी में जो पावर का कॉन्सेप्ट है वो बोलते हैं पावर इन सोसाइटी इज नॉट कंसंट्रेटेड इन अ सिंगल ग्रुप। ये जो पावर है किसी एक ग्रुप के पास नहीं होती, ठीक है। पावर जो है वैरायटी ऑफ सोशल ग्रुप्स में डिपेंडेंट होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? ग्रुप पर्सपेक्टिव। और ग्रुप पर्सपेक्टिव का ही दूसरा नाम है प्लूरलिस्ट थ्योरी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो अगर ग्रुप पर्सपेक्टिव आए या प्लूरलिस्ट थ्योरी की बात हो रही है तो मतलब ग्रुप पर्सपेक्टिव की बात हो रही है कि जो पावर है किसी एक के हाथ में नहीं है, पावर जो है बहुत सारे डिवाइडेड है अलग अलग ग्रुप्स में, सिंपल, ठीक है। और ये सारे ग्रुप्स कौन से हैं? सोशल ग्रुप्स की बात हो रही है, तो बस इतना याद रखना। ये जो ग्रुप्स होते हैं आपस में ऑटोनॉमस होते हैं, सबकी अपनी अपनी पावर होती है, इंडिपेंडेंट होते हैं डिसेंटर्स ऑफ डिसीजन, जैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये अलग अलग ग्रुप्स हैं और इनका आपस में ये इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेते हैं, ऐसा मान के चलो। देन दीज ग्रुप्स आर मोर और लेस इंटरडिपेंडेंट विद इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन। एक दूसरे पे बहुत कम इंटरडिपेंडेंट होते हैं, ज्यादा डिपेंडेंट नहीं होते, और वो एक दूसरे की पावर को बैलेंस आउट करते हैं। तो बैलेंस आउट करते हैं एक दूसरे की पावर को। पब्लिक डिसीजंस आर लार्जली द आउटकम ऑफ दिस इक्विलिब्रियम, और क्योंकि इनके बैलेंस मेंटेन करके रखते हैं, एक दूसरे की पावर में इतना दखल अंदाजी नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जो सोसाइटी है वहां पे एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, एक इक्वालिटी, एक मतलब बैलेंस मेंटेन रहता है बेसिकली। पावर एंड अथॉरिटी आर नॉट कंसंट्रेटेड इन अ पर्टिकुलर ग्रुप बट दे आर स्प्रेड टू वेरियस सेंटर्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। वही लाइन घुमा फिरा के दूसरी लैंग्वेज में लिखी हुई है बस। देन जो ये जो ग्रुप्स हैं वो आपस में compete नहीं करते विद द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। अब ऐसे नहीं कि सारे ग्रुप्स आपस में एक स्टेट के साथ compete कर रहे हैं कि भाई हमको ज्यादा पावर तो हमारे पास ज्यादा पावर है, वो स्टेट के साथ उनका कोई कंपटीशन नहीं है, ठीक है। दे आर डिजाइन टू सर्व एज इंटरमीडिएट बॉडीज बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट्स। तो यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे विशाली, यहाँ पे आप जो भी आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे और कोई, यहाँ पे मतलब हमारे यही इंडिया के सिटीजन्स, ठीक है। अब ये जो लोग हैं ना बीच में, ये जो ग्रुप्स हैं जिनके पास ऑटोनॉमस पावर है, ये एक ऐसा इंटरमीडिएटरी एक्ट करते हैं स्टेट तक हमारी बात पहुंचाने के लिए। जैसे मुझे आज कोई दिक्कत होती है तो मैं पहले कोर्ट जाऊंगी, ठीक है, कोर्ट मेरी बात जो है स्टेट तक पहुंचाएगा कि भाई इसका APIL आया है, ये डिमांड चल रही है और इसको पूरा करो। तो ये कैसा इंटरमीडिएटरी एक्ट करते हैं, ठीक है, बिछोली, ठीक है, मेडिएटर, जो हमारी बात को स्टेट तक पहुंचाए। बीच में जितने भी इंटरमीडिएटरीज होते हैं, अभी ये ग्रुप्स होते हैं, NGOs भी हो सकते हैं ये, ठीक है, कोई भी हो सकता है जो हमारी बात स्टेट तक पहुंचा रहा है। दे सीक टू कन्वे द सेंटिमेंट्स ऑफ देयर मेंबर्स टू द गवर्नमेंट, सरकार तक हमारी बात पहुंचाते हैं। और क्या करते हैं, इनका मेन काम होता है जो लोग, जो स्टेट, जो सरकार डिसीजन ले रही है, जो सरकार पॉलिसी बना रही है, उसको इन्फ्लुएंस करना,
उसमें उसको हेल्प ना करके उसको इन्फ्लुएंस करना है कि भाई तुम ऐसे डिसीजन लो, ऐसी पॉलिसी बनाओ, क्योंकि जो नीचे से डिमांड आ रही है, जो हमारे लोग हमसे डिमांड कर रहे हैं, वो ये डिमांड है। समझ गए? अब ये बहुत गुच्चड़ सा गंदा सा डायग्राम हो गया, पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। इंडिविजुअल्स को सेवरल कंपीटिंग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है अकॉर्डिंग टू देयर स्टेटस एंड इंटरेस्ट, बट पॉलिटिकली दे कंटिन्यू विद द मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। तो जो इंडिविजुअल्स हैं अलग अलग ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो अलग अलग ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं। हमारा भी आपका भी अलग अलग ग्रुप होगा, आपके डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट और स्टेटस क्या है। तो अब जो बड़े लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा जो अमीर लोग हैं उनसे दोस्ती रखें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, ऐसा। तो बट जो पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो वो सेम कम्युनिटी का पार्ट है। अब चाहे कोई गरीब है, अमीर है, मिडिल क्लास है तो वो एक ही पॉलिटिकल कम्युनिटी का पार्टी ना, चाहे फिर वो अलग अलग ग्रुप के अंदर आते हैं, ठीक है तो हम सब स्टेट का पार्टी। जो ये इंटरमीडिएटरीज हैं जो बीच में मैंने आपको दिखाए, ये है तो सारा स्टेट का ही पार्ट ना, चाहे फिर वो अलग अलग ग्रुप से बिलोंग करते हैं। देन दे ओ एलिजेंस टू द सेम स्टेट, स्टेट सेम है, ठीक है, चाहे ग्रुप्स अलग अलग है लेकिन सब स्टेट के अंदर ही आते हैं, ठीक है। एंड गवर्न बाय द सेम लॉ एंड पब्लिक पॉलिसी, और सबके लिए सेम लॉ है, सेम पब्लिक पॉलिसी है। चाहे कोई एनजीओ है, कोई लेबर यूनियन के लिए काम कर रहा है, कोई फार्मर्स के लिए काम कर रहा है, लेकिन आपके सब स्टेट के अंदर है। देन को एग्जिस्टेंस ऑफ अ वैरायटी ऑफ सोशल कस्टम्स, कल्चरल ट्रेड्स एंड रिलीजियस बिलीव्स, ठीक है। तो ये सारा मतलब इनके कस्टम सबके अलग अलग होते हैं, कल्चर अलग है, रिलीजियस बिलीफ्स अलग है, पर ये को एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के लोग रह रहे हैं, मतलब डाइवर्सिटी की बात हो रही है बेसिकली। फिर एलेक्स दे टोकोवली है, ये भी डेमोक्रेसी की बात करते हैं और बोलते हैं कि डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो इंटरमीडिएटरी ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो प्लूरलिस्ट थ्योरी में हम ये ग्रुप्स पढ़ रहे हैं, ये सोशल ग्रुप्स, इनको स्टेट इंटरफेरेंस से फ्री रखना चाहिए। मतलब ये ऑटोनॉमस होने चाहिए, स्टेट इनके मामलों में इतना दखल अंदाजी ना करे, क्योंकि अगर स्टेट इनको प्रेशराइज करेगी तो ये अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे तो हमारी डिमांड स्टेट तक सही से नहीं पहुंचेगी, पब्लिक पॉलिसी और डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं हो पाएगी। तो इनको ऑटोनॉमस रहना चाहिए, तो सोशल भी हो, ऑटोनॉमस भी हो, ठीक है। तो ये कुछ कीवर्ड्स और कंसेप्ट्स याद रखो ताकि आपको एजेशन रीजनिंग में हेल्प हो। फिर रॉबर्ट डॉल्स और चार्ल्स लिंडबॉम की बुक है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर। बुक का नाम याद रखो, रॉबर्ट डॉल और चार्ल्स लिंडब्लॉम ने मिलकर साथ में बुक लिखी थी। एक चार्ल्स लिंडबॉम की है मदलिंग डॉम, ठीक है, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ते हैं, लेकिन जो लिंडब्लॉम ने डॉल के साथ मिलकर लिखी है, डॉल के साथ मिलकर लिखी, वो है पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर, पीयू, लिंडब्लॉम, ब्लॉम पीयू, डॉल ब्लॉम पीयू, ठीक है। देन पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स एंड वेलफेयर। फिर रॉबर्ट डॉल का प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, पीवाईक्यू है। एंड हु गवर्न्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो तीन बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हु गवर्न्स। इवन इस वाले जो था 2023 का, उसमें भी एक मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन था, हु गवर्न्स किसकी बुक है। तो ये मैच द फॉलोइंग था, सीधा फैक्चुअल बेस था, रॉबर्ट डॉल की बुक है हु गवर्न्स, ठीक है। अभी कुछ ऐसी बुकें आपको बिना ट्रिक के खुद से याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। प्रीफेस है, हु गवर्न्स, कौन हमें गवर्न कर रहा है, तो रॉबर्ट हमें गवर्न कर रहा है, ऐसे याद रखो। कौन, हु गवर्न्स, रॉबर्ट डॉल, रॉबर्ट इज गवर्निंग अस। प्रीफेस किसने लिखा, डेमोक्रेटिक थ्योरी में पढ़ रहा था आज तक, तो अपने दोस्त को इमेजिन कर लो कि डेमोक्रेटिक थ्योरी पढ़ रहा था, उसने वो बोलता है प्रीफेस किसने लिखा डेमोक्रेटिक थ्योरी का, तो बोलोगे रॉबर्ट डॉल ने लिखा था भाई, ऐसा। डॉल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो पॉलियार्की में बिलीव करता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू। पॉलियार्की का जो मॉडल है किसने दिया, रॉबर्ट डॉल ने दिया है। फिर एन पॉल्सबाय का बुक है कम्युनिटी पावर एंड पॉलिटिकल थ्योरी, कम्युनिटी पावर एंड पॉलिटिकल थ्योरी, पॉल्सबाय। एक वॉल्सबाय था, वॉल्सबाय का मैंने आपको बताया था, आई वॉज बाय डिसिप्लिन एंड डायमेंशन वाली बुक थी वॉल्सबाय की। ये पॉल्सबाय है, वो वॉल्सबाय था, उसके लिए तो हमने एक सेंटेंस बनाया था ना, आई वॉज बाय डिसिप्लिन, ऐसा करके, डूइंग द थिंग्स। तो ये पॉल्सबाय है, कम्युनिटी पावर एंड पॉलिटिकल थ्योरी। अब जब पे पॉल आ रहा है, POL, तो POL से आपको पावर भी याद रहेगा, PO, और यहाँ पे पॉलिटिकल थ्योरी में भी पॉल आ रहा है, पॉल, यहाँ पे भी पॉल, इसके नाम में भी पॉल है और इसकी बुक के नाम में भी पॉल है। फिर क्रिटिक्स जो है वो बोलते हैं कि जो ग्रुप पर्सपेक्टिव है या जो प्लूरलिस्ट थ्योरी है वो सिर्फ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे फोकस करती है, तो इसलिए इसको क्रिटिसाइज भी किया जाता है। इसके अलावा स्टीवन लुक्स है, ये पावर का कंसेप्ट देते हैं, पावर अ रेडिकल व्यू, जिसमें वो थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर को बताते हैं।
It implies that power holders can so manipulate the wants of others that their real interests are suppressed. ठीक है, कि वो इस तरीके से हमें पावर होल्डर्स इस तरीके से हमें मैनिपुलेट करते हैं कि जिसकी वजह से जो हमारा रियल इंटरेस्ट है वो सप्रेस हो जाता है। तो ये थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, 3 डायमेंशन दिए थे और थर्ड डायमेंशन रेडिकल व्यू था स्टीवन लुक्स की बुक में, और पहले 2 डायमेंशन ऑफ पावर वही इन्होंने ये वाले दिए थे जो हमने ऊपर बड़े रॉबर्टॉल वगैरह का एग्जाम्पल दिया था। इसको मैं आपका भी अलग से पढ़ा दूंगी, तीनों डायमेंशन बहुत अच्छा डायमेंशन इन्होंने दिए थे। बस अभी इतना याद रखो, इनकी बुक पावर रेडिकल व्यू और थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर, जिसमें उन्होंने थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर दिया था। फिर चार्ल्स लिंडबॉम का पॉलिटिक्स एंड मार्केट, जिसमें वो बोलते हैं कि अगर कभी एसेशन रीजनिंग या कोड बेस्ड क्वेश्चन आ जाए और बात हो रही हो प्रिविलेज पोजीशन ऑफ बिजनेस की, ठीक है, इन द मार्केट डोमिनेटेड पॉलियार्कीज, तो वो चार्ल्स लिंडबॉम ने बोला होगा पॉलिटिक्स एंड मार्केट में। लिंडब्लॉम ने पॉलिटिक्स एंड मार्केट, चार्ल्स लिंडबॉम मतलब ब्लॉम, मार्केट में एक तरीके से क्या आ गया, ब्लूम आ गया है, ठीक है, ब्लो हो गई है मार्केट, ब्लूम हो गई है, ठीक है, तो मार्केट में क्या आया, ब्लूम आ गया एक तरीके से, ठीक है। तो लिंडब्लॉम पॉलिटिक्स एंड मार्केट प्रिविलेज पोजीशन ऑफ बिजनेस की वो इस बुक में बात करते हैं कि बिजनेसमैन का जो है मार्केट में जो बिजनेसमैन होते हैं उनके पास कितने प्रिविलेजेस होते हैं, वेस्ट में स्पेशली। फिर रॉबर्ट डाल का है डिलेमास ऑफ प्लूरिस्ट डेमोक्रेसी। अब रॉबर्ट डाल की इतनी सारी बुक आ गई, कम से कम मैंने आपको 3-4 बुक बता दी है। वीडियो बैक करो, एक पेज लो, ठीक है, या नोट पैड लो और 3-4 बुक एक साथ सारी नोट कर लो। इनफैक्ट जितनी भी मैंने बुक आज के सेशन में बताई है उसको नोट्स पे लिख लो, या जब मैं नोट्स भेजूंगी तब देख लेना, मैं भी बनाऊंगी ना नोट्स अभी थोड़ी इस क्लास के बाद, तब आई विल सेंड। फिर अब बात करते हैं, ये सारे हमने पढ़ी, क्लास पर्सपेक्टिव, एलीट पर्सपेक्टिव, जेंडर पर्सपेक्टिव और ग्रुप पर्सपेक्टिव। इन सब में डिफरेंस क्या था? अगर इनकी थ्योरी की बात करें तो जो क्लास पर्सपेक्टिव है वो मार्क्सिस्ट थ्योरी की बात करता है, एलीट वाला एलीट थ्योरी की, जेंडर वाला फेमिनिस्ट थ्योरी की और ग्रुप वाला प्लूरलिस्ट थ्योरी की। इजी। नेचर ऑफ डिवीजन ऑफ सोसाइटी क्या है? तो क्लास पर्सपेक्टिव में मार्क्सिस्ट के पास हैव्स और हैव्स नॉट का डिवीजन होता है, एलीट में एलीट और मासिस का होता है, जेंडर में मैन एंड वुमेन का, और ग्रुप पर्सपेक्टिव में एक तरफ ऑटोनॉमस इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, मतलब डिवीजन नहीं होता इसमें, अलग अलग ऑटोनॉमस इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं, सोशल ग्रुप्स होते हैं जो आपस में डिवाइडेड होते हैं अलग अलग चीजों के इंटरेस्ट के बेसिस पे। बेसिस ऑफ डिवीजन क्या है? तो यहाँ पे हैव्स और हैव्स नॉट का जो डिवीजन है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी के बेसिस पे होता है। एलीट और मासेस का जो डिवीजन है वो किस पे बेस्ड होता है? कॉम्पिटेंस ऑफ द फ्यू। कुछ लोग कम ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं, कुछ कम कॉम्पिटेंट होते हैं, जो ज्यादा कॉम्पिटेंट या कैपेबल होते हैं वो एलीट बन जाते हैं और कम कॉम्पिटेंट जो होते हैं वो मासेस होती है। देन बायोलॉजिकल डिफरेंसेस के बेसिस पे मैन और वुमेन का डिस्टिंक्शन होता है। और बाकी बात करें ग्रुप थ्योरी की या प्लूरिस्ट थ्योरी की, उसमें जो बेसिस ऑफ डिवीजन होता है वो होता है डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से इंटरेस्ट के बेसिस पे अलग होता है, सबका अलग अलग इंटरेस्ट है, कल्चर अलग है, ठीक है, स्टेटस अलग है, जो मैंने बताया स्टेटस एंड इंटरेस्ट, तो वो बेसिस होता है। रोल ऑफ पावर होल्डर्स, तो पावर होल्डर्स का रोल देखें, ओहो सॉरी, यहाँ पे बात पावर होल्डर्स का रोल क्या होता है, ठीक है। तो जो पावर होल्डर्स होते हैं क्लास पर्सपेक्टिव में वो एक्सप्लॉइट करते हैं। एलीट थ्योरी में जो पावर, जिनके पास पावर होती है वो, और उनका काम होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप का। यहाँ पे पावर जिनके पास होती है, हैव्स के पास, रूज और इसके पास, तो वो क्या करते हैं उस पावर से वो एक्सप्लॉइट करते हैं। एलीट के पास में जो पावर होती है उससे वो लीडरशिप क्वालिटी दिखाते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जेंडर पर्सपेक्टिव में भी जो मेन होते हैं जिनके पास पावर है वो एक्सप्लॉइट करते हैं, लेकिन ग्रुप पर्सपेक्टिव में जिनके पास पावर होती है ग्रुप्स के पास, वो म्यूचुअल बार्गेनिंग करते हैं। म्यूचुअल बार्गेनिंग किसके साथ करते हैं? वो स्टेट के साथ करते हैं। चेंज, यस, यहाँ पे चेंज आ सकता है, एलीट में चेंज नहीं आ सकता, जेंडर में चेंजेस लाना आ सकता है, और यहाँ पे ग्रुप पर्सपेक्टिव में चेंज की जरूरत होती नहीं है, ठीक है। चेंज मतलब प्रोस्पेक्ट्स ऑफ चेंज की यहाँ पे बात हो रही है, तो चेंज आएगा इस चीज में, यस, वो क्योंकि हमने मार्क्सिस्ट में पढ़ा था ना कि कैपिटलिज्म खत्म होगा, सोशलिज्म आएगा। एलीट वाले बोलते हैं कि नहीं, चेंज लाने की जरूरत नहीं है, जो जैसा है ठीक है, एलीट का होना जरूरी है और मासिस का भी होना जरूरी है, मतलब ये डिवीजन नेचुरल है। जेंडर पर्सपेक्टिव वाले जो फेमिनिस्ट है वो बोलते हैं कि हाँ भाई चेंज आना चाहिए, मैन को डोमिनेट करना छोड़ना पड़ेगा वुमेन को, और यहाँ पे चेंज की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सब काम स्मूथली चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे चेंज आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, अब ये डिपेंड कर रहा है जो एलीट थ्योरी के एक्सपोनेंट्स है या जो थिंकर्स है वो बोल रहे हैं कि चेंज नहीं चाहिए, और ग्रुप पर्सपेक्टिव में तो चेंज की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेंज, अब ये चेंज आएगा कैसे? तो क्लास मार्क्सिस्ट के अकॉर्डिंग ये चेंज आएगा सोशलिस्ट रेवोल्यूशन से। एलीट थ्योरी वाले होते हैं चेंज की जरूरत नहीं है, तो कोई रेवोल्यूशन लाने की जरूरत नहीं है। फेमिनिस्ट बोलते हैं कि चेंज आएगा, कैसे आएगा? वुमेन लिबरेशन मूवमेंट से आएगा, और ग्रुप पर्सपेक्टिव में चेंज की जरूरत नहीं है, तो हमें इंस्ट्रूमेंट ऑफ चेंज भी नहीं देखना कि कैसे लाया जाए।
कंस्ट्रक्टिव व्यू ऑफ पावर में पावर ओवर एंड पावर टू का कॉन्सेप्ट आता है, जिसको हम कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर हमने पढ़ा। इससे पहले जितने भी हमने पढ़े ना, तो कन्वेंशनल व्यू ऑफ पावर जो है वो हमेशा पावर ओवर का होता है, और पावर टू जो है वो हमारा मॉडर्न व्यू ऑफ पावर है। ठीक है, अब पावर ओवर और पावर ओवर का और पावर टू का कॉन्सेप्ट हैना एरेंट ने दिया है। तो पावर ओवर, पावर मतलब किसके पास, एजेंट के पास, ओवर मतलब हिज सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे पावर ओवर का मतलब जो हम अभी तक हम जितनी भी पावर पढ़े थे, मतलब डोमिनेशन वाली, ठीक है, डोमिनेट करना, वो पावर ओवर होता है। पावर टू का मतलब है कि हम किसी एक पर्टिकुलर गोल को अचीव कर रहे हैं, और कॉपरेशन, तो पावर टू में कॉपरेशन का कॉन्सेप्ट आता है कि आप अपनी चॉइस को, गोल को अचीव करने के लिए पावर टू का यूज करते हो, और पावर ओवर में आप क्या करते हो, डोमिनेशन का यूज करते हो। पावर टू का मतलब है एबिलिटी टू यूटिलाइज देयर कैपेसिटीज फॉर सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, कॉपरेशन करना, वुमेन का एम्पावरमेंट करना, ये सब, तो ये मॉडर्न व्यू ऑफ पावर है। ठीक है, तो कन्वेंशनल व्यू है पावर ओवर, एंड मॉडर्न व्यू कहता है पावर टू डू समथिंग, कॉपरेशन करो। ठीक है, किसी को डोमिनेट मत करो। हैना एरेंट जो है, इनकी बुक है ऑन वायलेंस, हैना एरेंट के ऊपर मैं पूरा एक सेशन ले चुकी हूँ। ठीक है, तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और WPT की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, तो उस पर हैना एरेंट पढ़ लेना। ठीक है, तो बोलते हैं ह्यूमन एबिलिटी नॉट जस्ट टू एक्ट बट टू एक्ट इन कॉन्सर्ट। ये मैंने आपको बताया हुआ है, इस वीडियो में देख लेना, बस ये कोट याद रखना, वेयर जेन्युइन पावर इज एब्सेंट वायलेंस में इमर्ज टू फिल द गैप। ये भी कोट याद रखना है। इन सबका मीनिंग मैंने आपको उसी बुक में बताया है। पावर बिलोंग्स टू पीपल, तो पावर क्या है, लोगों के पास होती है हैना एरेंट के अकॉर्डिंग। वायलेंस कैन डिस्ट्रॉय पावर, इट इज अटरली इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग इट। ठीक है, पावर, वायलेंस के थ्रू हम पावर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन वायलेंस जो है कभी भी पावर को क्रिएट नहीं कर सकता। पब्लिक करेक्टर ऑफ पावर हैना एरेंट ने दिया था। ऑन पब्लिक हैप्पीनेस, हैना एरेंट की बुक है। पब्लिक करेक्टर ऑफ पावर दिया था इन्होंने कि पावर लोगों के पास होती है, और वो एज अ कॉन्सर्ट में एक्ट करते हैं, एज अ कॉन्सर्ट यानी कि कॉपरेशन के साथ एक्ट करते हैं। ये टेबल देख लेते हैं हैना एरेंट का, एनालिसिस ऑफ पावर। एक तरफ होता है हम यानी कि लोग, एक तरफ हमारी रूलिंग क्लास यानी कि सरकार। तो जो लोग है यानी कि जो हम है उनको वो कॉन्सर्टेड एक्शन में बिलीव करते हैं। ठीक है, पूरा समझाया हुआ है, आप देख लेना वो वीडियो। देन कंसर्टेड एक्शन में यहाँ पे पावर, ये क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, मुझे इतना सारा भी और बताना भी है, तो इसलिए। देन हमारे पास जो है पावर होती है, पावर हम किसको में देते हैं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन एक इक्वालिटेरियन ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, कहाँ पे, पब्लिक रिलीम में। वेयर जो रूलिंग क्लास है उनके पास कोएर्सिव एक्शन परफॉर्म करते हैं, फोर्सफुली हमसे काम कराते हैं। लेजिटिमेट कोएर्शन भी हो सकता है। देन कोएर्सिव एक्शन से वायलेंस क्रिएट हो सकता है, क्योंकि आप आपसे फोर्सफुली काम कराओगे तो एक बार के बाद वायलेंस होगा, फिर वायलेंस होगा तो एक अथॉरिटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी दोबारा से, हियरार्किकल ऑर्डर होगा, और फिर लास्ट में स्टेट। देन सीबी मैकफियरसन का है डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल। तो सीबी मैकफियरसन जो है ये भी पावर का कंसेप्ट देते हैं, जिसमें वो एक्सट्रैक्टिव पावर और डेवलपमेंटल पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी हम पावर टू की बात कर रहे हैं, मॉडर्न व्यू ऑफ पावर देख रहे हैं। तो मॉडर्न व्यू ऑफ पावर एक हैना एरेंट का है और एक सीबी मैकफियरसन का है। अब सीबी मैकफियरसन की मैंने एक अलग सी वीडियो बनाई है, जिसमें मैंने आपको क्रिएटिव बच्चा, सीबी से क्रिएटिव बच्चा का फुल फॉर्म बताया था। वैसे इसका नाम फुल फॉर्म ये नहीं है, पर हमने बनाई थी फुल फॉर्म क्रिएटिव बच्चा। ये वो मेरा फर्स्ट डेमो लेक्चर था इसी चैनल पे। तो जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी वो मैंने सीबी मैकफियरसन पे बनाई थी, तो वो देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। लाइक उसमें मैंने आपको स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाया है, प्लस उसमें मैंने बहुत सारी क्रिएटिविटी ऐड की है और वीडियो एडिटिंग करके बहुत सुंदर सी वीडियो बनाई थी, जिसमें आपको ये याद रखना, पूरा ट्रिक से याद कराया हुआ है सब कुछ। यहाँ पे हम सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं। डेमोक्रेटिक थ्योरी एसेज इन रिट्राइवल, ये इसमें वो दो तरीके की पावर की बात करते हैं, एक एक्सट्रैक्टिव पावर है, एक डेवलपमेंटल पावर है। एक्सट्रैक्टिव पावर का मतलब है जब हम किसी दूसरे की कैपेसिटी को यूज करते हैं टू सर्व हिज ओन पर्पस और पावर ओवर अदर्स। तो एक्सट्रैक्टिव पावर जो है मैकफियरसन की, वो क्या है, पावर ओवर, कि आप दूसरे की पावर का इस्तेमाल किया और ऐसे चालाकी से दूसरे की पावर का इस्तेमाल किया अपने खुद के सेल्फिश इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, तो वो एक्सट्रैक्टिव है, मतलब आप किसी से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो उसको। ठीक है, और डेवलपमेंटल पावर क्या होती है, जब आप अपना खुद का पोटेंशियल यूज करते हो, ठीक है, अपनी खुद की कैपेसिटीज यूज करते हो, किसके लिए, सेल्फ अपॉइंटेड गोल्स के लिए, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए आप खुद मेहनत करते हो, ना कि किसी दूसरे का फायदा उठाते हो। Then the concept of developmental power treats a person as doer and creator। ठीक है, सिंपल, डूअर और क्रिएटर मानता है जो डेवलपमेंटल पावर होती है जिसके पास। डेवलपमेंटल यानी कि जैसे मेरे पास है कि मैं अपना पूरे पोटेंशियल का यूज कर रही हूँ, अपनी कैपेसिटी का यूज कर रही हूँ आपको पढ़ाने के लिए, तो मेरे पास डेवलपमेंटल पावर है। इसी डेवलपमेंटल पावर को वो क्रिएटिव फ्रीडम का नाम देते हैं आगे चल के, इसलिए मैंने आपको बोला वो क्रिएटिव बच्चा है। सीबी मैकफियरसन क्या है, क्रिएटिव बच्चा, जो कि क्रिएटिव फ्रीडम का कॉन्सेप्ट देता है।
डेवलपमेंटल पावर का कॉन्सेप्ट देता है और उसी में एक्सट्रैक्टिव पावर का कॉन्सेप्ट भी देता है। देन ये 3 कीवर्ड्स याद रखो बस, तो आपको याद रहेगा कि मैकफियरसन की थ्योरी। इट रिक्वायर्स दैट ही शुड नॉट फेस एनी इम्पीडमेंट्स। इम्पीडमेंट्स मतलब होता है किसी भी तरीके का रिस्ट्रिक्शन या ऑब्लिगेशन या ऑब्जेक्शन फेस ना करना पड़े while using his human capacities to achieve his objective। तो अगर आपको अपनी डेवलपमेंटल पावर पे काम करना है, अपनी कैपेसिटीज को, अपने पोटेंशियल को अचीव करना है, ठीक है, पूरा अच्छे से यूज करना है, तो आपको किसी भी तरीके का आप पे रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। अब 3 तरीके के इम्पीडमेंट्स या रिस्ट्रिक्शन आपको फेस करने पड़ सकते हैं कि 3 बाधाएं आपके रास्ते में आ सकती हैं, आपको पोटेंशियल अचीव करने से रोक सकती हैं, जो कि आपके डेवलपमेंटल पावर को अचीव करने से रोक सकती है। वो क्या 3 प्रॉब्लम है? पहला, लैक ऑफ एडुकेट मीन्स ऑफ लाइफ, लैक ऑफ एक्सेस टू द मीन्स ऑफ लेबर एंड लैक ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्वेजन बाय अदर्स। इजी लैंग्वेज है, समझ गए होंगे। अब इस 3 प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? अगर हम प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज को प्रोटेक्शन ऑफ सिविल लिबर्टीज को कंबाइन करें किसके साथ? सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। तो एक तरफ हमें सिविल लिबर्टीज की भी जरूरत है डेवलपमेंटल पावर को अचीव करने के लिए, ये 3 प्रॉब्लम ना हो इसलिए भी, प्लस साथ में हमें सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन की भी जरूरत है। तो जब ये दोनों एक साथ मिलके आ जाएंगे तो हमारी ये जो प्रॉब्लम है डेवलपमेंटल पावर के रास्ते में जो रिस्ट्रिक्शन आते हैं वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। और इसी को ओनली देन इंडिविजुअल वुड बी एबल टू मेक फुल यूज ऑफ हिज डेवलपमेंटल पावर एंड अचीव क्रिएटिव फ्रीडम। तो क्रिएटिव फ्रीडम को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? डेवलपमेंटल पावर चाहिए। बस ये याद रखना, 2 वर्ड, क्रिएटिव फ्रीडम को अचीव करने के लिए डेवलपमेंटल पावर चाहिए। 2 व्यूज है यहाँ पे मैकफियरसन के, यूटिलिटेरियन व्यू और मोरलिस्ट व्यू, ठीक है। तो ह्यूमन नेचर जो है यूटिलिटेरियन व्यू में एज अ कंज्यूमर होते हैं हम, ठीक है। मोरलिस्ट व्यू में हम एक डूअर और क्रिएटर होते हैं। डूअर और क्रिएटर यानी कि मैंने अभी आपको बताया था डेवलपमेंटल पावर, और एज अ कंज्यूमर हम किस में होते हैं? एक्सट्रैक्टिव पावर में, कि बस हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और कंज्यूम कर रहे हैं। ह्यूमन लाइफ का गोल होता है यूटिलिटेरियन व्यू में मैक्सिमाइजिंग यूटिलिटीज, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। देन मोरल, अगर हम मोरल व्यू है तो हम अपनी पावर को मैक्सिमाइज करेंगे, अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। यूटिलिटेरियन में हमारी एक्सट्रैक्टिव पावर, मोरलिस्ट में डेवलपमेंटल पावर। और लास्ट में क्या होगा? एक्सट्रैक्टिव पावर से हम ना मटेरियल वांट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन डेवलपमेंटल पावर से हम क्रिएटिव फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टिव पावर से सिर्फ हम अपनी मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज को पूरा कर सकते हैं। दूसरा, महात्मा गांधी का भी पावर का कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, जैसे स्वराज की बात की थी, है ना, कि पावर टू द पीपल देनी चाहिए। महात्मा गांधी का कॉन्सेप्ट आप सबको पता है, तो वो भी पावर की बात करते हैं, पर इन अ गुड सेंस, इन अ पॉजिटिव सेंस, ठीक है, कि हमारे पास पावर होनी चाहिए, लोगों के पास पावर होनी चाहिए, स्वराज की डिमांड करें, अपनी इंडिपेंडेंस की बात करें, ट्रुथ बोलने की पावर, सोक्रेट्स से इंस्पायर होके। तो ये हो गया हमारा पावर का कॉन्सेप्ट खत्म, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखा दूं, ये हमारा नया चैप्टर शुरू हो गया। हमने पूरा चैप्टर खत्म करने की कोशिश की एक ही वीडियो में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।